गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे अपने? क्रांति के प्रभाव, क्रांति के कारण बताओ। देखे, राजनीतिक कारण था कि अंग्रेज जो थे पॉलिटिकल एजेंट था, और रियासत के आंतरिक मामलों में, अंग्रेज रियासत के उत्तराधिकार के मामलों में, अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया और उनका खर्चा किस पे डाल दिया? अंग्रेजों ने नई रियासतें बनाई, पुरानी रियासतों को तोड़ 1806 में, 17 में, 38 में। प्रशासनिक कारण थे कि सामंतों के विशेष अधिकार, उनके द्वारा लिए जाने वाले कर, उनकी सेनाएं, अतः सैनिक, राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दिया जाने वाला धन बहुत, इसलिए राजाओं ने जनता पर क्या बढ़ा दिए? ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण हमारे उद्योग धंधे, नए व्यापारिक मार्गों के विकास कारण हमारा व्यापार वाणिज्य समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक परंपराओं में ईसाई मिशनरीज, हिंदू और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाने लगे। हमारे विद्वानों ने ऐसी रचनाएं लिखी जिनमें कैसी भावनाएं थी? अंग्रेज विरोधी भावना, जिसे देश में क्या आया? सूर्यमल मिश्रण की बुक वीर सत्सई, और वांकीदास जी की आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। सैनिकों के साथ कैसा भेदभाव था? किस बात को लेके? पहले कौन सी बंदूक थी? ब्राउन बेस की जगह नई कौन सी आई, और उसमें किसका प्रयोग किया जाता? चर्बी वाले कार्ड। उसके बाद हम पढ़ रहे थे असफलता कार्ड। पहले तो अभाव था किस किस का? संगठन, रणनीति, सामंजस्य और नेतृत्व का क्या था? अभाव। क्रांति के दो बड़े नेता कौन थे? लेकिन उन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारियों से कोई संबंध स्थापित नहीं किया था। राजस्थान के राजा महाराजाओं ने जनता विद्रोह में शामिल होने की हिम्मत, त्याता टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत, और तब तक अंग्रेज ने स्थानों पर क्रांति अलग अलग जगह पर, इसलिए अंग्रेजों को क्रांति दबाने का मौका। क्रांतिकारियों ने अजमेर पे कब्जे का प्रयास, उनके पास अच्छे हथियार थे और अच्छे सेनापति। उसके बाद पढ़ रहे थे अपने प्रभाव। अंग्रेजों ने राजाओं ने किसका साथ दिया? इसलिए क्रांति के बाद उन्हें सामंतों ने किसका साथ दिया? इसलिए क्रांति के बाद उन्हें व्यापारियों ने किसका साथ दिया? इसलिए क्रांति के बाद उन्हें राजा और जनता के संपर्क को तोड़ने के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज स्थापित किए। कौन सी योजना के तहत? पहला कॉलेज कौन सा था? कब खोला गया? कहां पे खोला गया? और वॉल्टर योजना कब दी गई थी? शिक्षा का विकास हुआ तो कौन सा वर्ग आया? उसने आगे चलकर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान में कौन से साधनों का विकास किया गया? यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। राजाओं पर किसका प्रभाव बढ़ गया? अंग्रेजों का, इसलिए महाराणा स्वरूप सिंह ने सिक्कों पे दोस्ती लंदन लिखा। अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिला तो जनता का विलासिता वृद्धि विद राजाओं ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए, जिससे राजस्थान में क्या शुरू हो गए? ये बातें बड़ी, एक दो पॉइंट इसी में और लिखते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे? एक दो पॉइंट और लिखते हैं। हाँ, पूछ रहे थे कोई? 10 नंबर पॉइंट लिख, 9 हो गए ना? 10 नंबर पॉइंट लिख लेते हैं। 10 हो गए, 11 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी कॉपी, अपने नंबर, अपना पेन, जितने लगाने वो लगाओ। सुनो, देखो, एक बहुत बड़े इतिहासकार वे अपने भारत के, रमेश चंद्र मजूमदार। कौन थे? आरसी मजूमदार सर का एक डायलॉग है। मजूमदार सर कहते हैं यार, जब क्रांति हुई थी ना, तब तो इसने कुछ ही नहीं किया, है ना भाई। क्रांति का उद्देश्य था अंग्रेजों का राज खत्म करना। क्या अंग्रेजों का राजा खत्म हो गया? ना। क्रांति का उद्देश्य था बहादुर शाह जफर को शासन पर बिठाना। क्या बहादुर शाह जफर को बिठा दिया? नहीं, उल्टा अंग्रेज पकड़ के ले गए, बर्मा बंद कर दिया बहादुर शाह जफर को। लेकिन क्रांति होने के बाद में, आगे के सालों में, क्रांति ने हमें मोटिवेट बहुत किया। बाद में 1870 में, 80 में, 90 में हम जब भी कोई आंदोलन कर रहे थे, तो हम बार बार प्रेरणा कहां से प्राप्त कर रहे थे? 57 की तरफ। और हमारे दिमाग में बार बार था कि यार 57 में थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा जोर और लगाते, 57 में अंग्रेजों को बाहर निकाल देते। तो क्रांति ने बाद में मोटिवेट करने का काम किया। किसका काम किया? तो एक डायलॉग देते हैं कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख। क्या कहते हैं? जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी। कि हाथी जिंदा होता है ना, तो कोई काम का नहीं होता। हाथी से क्या काम करवा लो, अपने मालिक को क्या करके देगा? ज्यादा ज्यादा सामान ढोलो, इधर से उधर सामान ढोने का काम कर सकता है, उतना ज्यादा वो खाता है। तो अपनी पूरी जिंदगी में भी अपने मालिक को कमा के देगा तो लाख रुपए कमा के देगा। कितने कमा के देगा? और मर जाए तो मरते ही उसका दांत 1.25 लाख में बिकेगा। तो हाथी जिंदा काम का नहीं, हाथी मरा हुआ काम का। तो क्रांति जिंदी काम की नहीं थी,
मरने के बाद क्रांति ज्यादा काम की, जब खत्म हो गई उसके बाद क्रांति ज्यादा काम की थी। तो क्रांति ने हमारे आगामी राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया था, प्रेरणा दी थी, उसको प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था, उसको आगे लाभ पहुंचाया था। और हम देखते हैं कि हमारे क्रांति के नेता थे कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत बाद में घर घर में गाए गए। बाद में होली के ऊपर हम गाया करते कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकियो मेक में सन मार के आउए माथे टांगियो। लिखो, क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्क इज मोटिवेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्क इज मोटिवेशन, वर्क इज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्क इज इंस्पिरेशन फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। तथा कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोकगीतों तथा लोक कहानियों के नायक बन गए थे। तथा कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान के लोकगीतों तथा लोक कहानियों के नायक बन गए थे। एंड कुशाल सिंह चंपावत became hero of Rajasthani folk stories and folk songs. And कुशाल सिंह चंपावत became hero of Rajasthani folk stories and folk songs. कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों के नायक बन गए थे। कुशाल सिंह चंपावत became hero of Rajasthani folk stories and folk songs. फिर दूसरा हम कहते हैं भाई हमारी जनता भी शामिल हुई, भले कम हुई भले ज्यादा हुई, पर जनता कहीं कहीं शामिल तो हुई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि हम अंग्रेजी शासन के समर्थक है नहीं। लिखो, राजस्थान की जनता ने क्रांति में भाग लिया। पब्लिक ऑफ राजस्थान जॉइंट रिवोल्ट। राजस्थान की जनता ने क्रांति में भाग लिया। पब्लिक ऑफ राजस्थान जॉइंट रिवोल्ट। जिससे यह सिद्ध होता है कि विच प्रूव्स दैट, जिससे यह सिद्ध होता है कि विच प्रूव्स दैट, जिससे यह सिद्ध होता है कि विच प्रूव्स दैट कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन के समर्थक नहीं थी। पब्लिक ऑफ राजस्थान was not support of British rule. राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन के समर्थक नहीं थी। पब्लिक ऑफ राजस्थान was not supporter of British rule. अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं थी। पब्लिक ऑफ राजस्थान was not supporter of British rule. ठीक है, ये हो गया भाई आपके क्रांति के प्रभाव। तीन चीजें पढ़ ली हमने, क्रांति के कारण, फेलियर के कारण और क्रांति के प्रभाव। नया लिखो, क्रांति का स्वरूप, नेचर ऑफ रिवोल्ट। हिंदी में आप एक शब्द और लिख सकते हैं, प्रकृति, क्रांति की प्रकृति। इंग्लिश में लिखो नेचर ऑफ रिवोल्ट। कि था क्या वास्तव में, जो भी हुआ था उसे किस श्रेणी में रखा जाए, क्या कहेंगे हम उसको। अंग्रेजों का यह कहना था कि एक सिपोही म्यूटिनी थी। क्या थी? सिपोही म्यूटिनी। सुनना आप बात एक बार, ये थोड़ी समझने वाला क्वेश्चन है। अंग्रेजों का मानना था क्या थी, एक सिपोही म्यूटिनी, एक सैनिक विद्रोह था। कि भाई साहब जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। क्यों कर दिया भाई सैनिकों ने विद्रोह? कि पहले तो पद और वेतन को लेके पंगा चल ही रहा था, है ना। प्रमोशन नहीं हो रहे थे, सैलरी नहीं मिल रही थी उनको, नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस वजह से भारतीय परेशान तो थे सैनिक, और उसमें चिनगारी का काम कर दिया चर्बी वाले कारतूस। तो दो चीजें उनके खिलाफ जा रही थी। एक तो सर्विस में कुछ ऐसी शर्तें डाल दी आपने कि प्रमोशन वगैरह लेट हो रहे थे, उनके सेवा संबंधी शर्तें, उनसे वो परेशान थे सर्विस रिलेटेड कंडीशंस की वजह से, उनकी तनख्वाह वगैरह कम थी। और दूसरा बाद में नई चीज क्या आ गई थी, चर्बी वाले कारतूस। तो अंग्रेज ये कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, कोई क्रांति व्रांति नहीं थी रे। वो फौजी थोड़े परेशान थे, फौजी ने हमारे खिलाफ हथियार उठा लिए, इसको कोई क्रांति थोड़ी कहते। तो हम इसका काउंटर करते हैं। भाई अंग्रेज इसको सैनिक विद्रोह इसलिए बताते हैं कि अंग्रेज मान लो इसको सैनिक विद्रोह ना बताते, अंग्रेज कहते नहीं भाई सिपाहियों ने नहीं किया, फिर किसने किया? जनता ने किया। जनता कब करती है? शासन अच्छा होता तब या बुरा होता तब? इसका मतलब शासन अंग्रेजों क्या था? बुरा। अंग्रेज ये नहीं बताना चाहते शासन बुरा था। आपकी मान डाकण कुण के
वो कहते हैं हमारा शासन तो बहुत अच्छा था, जनता तो हमसे पूरी तरीके से क्या थी, राजी। ये तो फौजियों की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फौजियों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए साथ में कहीं कहीं फौजियों के साथ में कौन आ गई, जनता। बाकी जनता को हमारे से कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं, ना हमें जनता से लेना देना था। पर हम इसका काउंटर करते हैं और हम कहते हैं कि यदि ये सैनिकों का विद्रोह था, फिर ब्यावर खेरवड़ा में क्यों नहीं हुआ? सैनिक तो फिर सब जगह परेशान होने चाहिए थे, फिर ब्यावर और खेरवड़ा वालों ने तो क्रांति में भाग गए नहीं। फिर खूब सारे हमारे सैनिक ऐसे थे जो आपके साथ थे। बॉम्बे लांसर्स नसीराबाद वाली पूरी की पूरी अंग्रेजों का साथ दे देती, तो हमारे सैनिक भी तुम्हारे साथ तरफ लड़ रहे थे, इसका मतलब सैनिकों का विद्रोह तो नहीं। फिर यदि सैनिकों का विद्रोह था तो कुशाल सिंह चंपावत क्या कर रहा है? वो सैनिक थोड़ी है। ताराचंद पटेल निंबा हेड़ा वाला सैनिक थोड़ी है। वकील जयदयाल सैनिक थोड़ी है। इसका मतलब सैनिकों के साथ में इसमें असैनिक तत्व भी शामिल थे, इसका मतलब ये सैनिक विद्रोह तो नहीं था। लिखो देखो, अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, इस बेच में कैसे है? कौन सा बेच चेंज किया तूने? तीसरा है चौथा? अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार पढ़ता तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हिस्टोरियंस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड कंडीशंस एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड कंडीशंस एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, लाइन चेंज करके लिखो। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, बिकॉज इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, क्योंकि ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, बिकॉज इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में, इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट, सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सोल्जर्स डिड नॉट जॉइन रिवोल्ट। लाइन चेंज करके लिखो। बहुत सारे सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मोस्ट ऑफ सोल्जर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, बहुत सारे सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मोस्ट ऑफ सोल्जर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, बहुत सारे सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मोस्ट ऑफ सोल्जर्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट, तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट, क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। तो अंग्रेज क्या बताते हैं इसको? सैनिक विद्रोह। पर अपने काउंटर करना है कि भाई सैनिक विद्रोह नहीं। तो फिर उनका एक व्यू और है, उनका दूसरा व्यू है कि यह सामंती विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? फ्यूडलिस्टिक रिवोल्ट। जो फ्यूडल्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तो ये कहते हैं कि भाई जब अंग्रेजों का राज आया तो अब राजा का सामंतों से कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए सामंतों के स्पेशल राइट समाप्त हो गए, सामंतों की सेनाएं भंग हो गई, सामंतों के टैक्स समाप्त हो गए। उनको दुख था तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। या उन्होंने राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उनको पर्सनल दुख थे, कई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो लोग लड़ रहे थे। बाकी उनकी लड़ाई भी कोई देश की लड़ाई नहीं थी। हम कहते हैं यदि इस बात को मान लिया जाए कि सामंतों ने निजी स्वार्थ के लिए विद्रोह किया था, तो फिर वो सलुम्बर वाले केसरी सिंह और कोठारिया वाले जोत सिंह तात्या टोपे को क्यों बिठा के रखे हुए थे? तात्या टोपे का तो उनसे कोई भी लेना देना। और यदि वो निजी स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे तो फिर शिवनाथ सिंह आसोप दिल्ली क्या कर रहा था? शिवनाथ सिंह आसोप यदि दिल्ली तक जाके लड़ रहा है,
इसका मतलब कोई ना कोई पंगा तो दूसरा है। और यदि वो निजी स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे तो फिर कुशाल सिंह चंपावत एरनपुरा वालों को क्यों लेके आए? एरनपुरा वालों को उससे क्या लेना देना? इसका मतलब निजी स्वार्थों की लड़ाई तो नहीं, कहीं ना कहीं वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे, वो अंग्रेजों का राज तो यहाँ से समाप्त करना चाहते थे। लिखो, लिखो अंग्रेजी पहले लिख लो, हेडिंग डालो। सामंती विद्रोह, फ्यूडलिस्टिक रिवोल्ट। सामंती विद्रोह, फ्यूडलिस्टिक रिवोल्ट। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, अंग्रेजी शासन में इन इंग्लिश रूल, अंग्रेजी शासन में इन इंग्लिश रूल सामंत शक्तिहीन बना दिए गए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। सामंत शक्तिहीन बना दिए गए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। सामंत शक्तिहीन बना दिए गए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। सामंत शक्तिहीन बना दिए गए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। अतः सामंतों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया था। अतः सामंतों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया था। सो फ्यूडल लॉर्ड्स रिवोल्टेड टू गेट देयर राइट्स। सो फ्यूडल लॉर्ड्स रिवोल्टेड टू गेट देयर राइट्स। अतः सामंतों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया था। सो फ्यूडल लॉर्ड्स रिवोल्टेड। लाइन चेंज कर लिखो। लेकिन यह मत सही नहीं है, बट दिस व्यू इज नॉट करेक्ट, या दिस व्यू इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन यह मत सही नहीं है, बट दिस व्यू इज नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि मेवाड़ के सामंतों ने, बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के सामंतों ने, बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। gave shelter to anti-British elements, gave shelter to anti-British element, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। gave shelter to anti-British elements, तथा मारवाड़ के सामंतों ने, एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, तथा मारवाड़ के सामंतों ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। हेल्प रिबेल्स टिल दिल्ली, दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। हेल्प रिबेल्स टिल दिल्ली। तो अंग्रेजों का एक लॉजिक तो था कि क्या विद्रोह था ये? सैनिक। दूसरा लॉजिक क्या है? तीसरा लिखो, धार्मिक विद्रोह, रिलीजियस रिवोल्ट या रिलीजियस डिसकंटेंट। धार्मिक विद्रोह, रिलीजियस डिसकंटेंट, धार्मिक विद्रोह। तो एक वो एक छोरी नहीं लेके आए इतिहासकार की, भाई अब ईसाई मिशनरी यहाँ पे ज्यादा आ गए थे, ईसाई मिशनरी यहाँ पे धर्म का प्रचार कर रहे थे, हिंदुओं और मुसलमानों को ज्यादा पसंद ही नहीं है, इसलिए धार्मिक आधार पर उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह। पर हम कहते हैं ये बात तो साफ ही झूठी है, राजस्थान में ईसाई मिशनरी थे ही नहीं ज्यादा, तो दो चार ही आए थे, इतने से तो कम से कम पूरी जनता विद्रोह पे नहीं उतरी। लिखो, यह इतना बड़ा विद्रोह नहीं हो। देखो, ईसाई मिशनरीज हिंदू व इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। ईसाई मिशनरीज हिंदू व इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। अतः यह विद्रोह ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अतः यह विद्रोह ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। सो दिस रिवोल्ट वाज
हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस, अतः यह विद्रोह ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। सो दिस रिवोल्ट वाज कॉन्स्पिरेसी, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस, अतः यह विद्रोह। ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। सो दिस रिवोल्ट वाज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। लाइन चेंज करिए, लिखो। लेकिन यह मत भी असत्य है, लेकिन यह मत भी असत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, लेकिन यह मत भी असत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों की संख्या अधिक नहीं थी, बिकॉज देयर वाज नो मोर क्रिश्चियन मिशनरीज इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों की संख्या अधिक नहीं थी। देयर वाज लेस क्रिश्चियन मिशनरीज इन राजस्थान, ये लिख लो बोले, नो मोर क्रिश्चियन मिशनरीज इन राजस्थान। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों की संख्या अधिक नहीं थी। तो फिर क्या था? अंग्रेज कहते हैं भाई धार्मिक विद्रोह था, अपने कहते हैं वो नहीं था। अंग्रेज कहते हैं सामंतों का विद्रोह था, वो नहीं था। सैनिकों का विद्रोह था, वो नहीं था। फिर अपने क्या मानते हैं? तो अपने कहते हैं वैसा हमारा तो फ्रीडम स्ट्रगल था। क्या थी हमारी? तो आजादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम था हमारा। लिख लो, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। 4 नंबर पॉइंट लिख लो, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे भाई? अपने पास क्या प्रूफ है कि स्वतंत्रता संग्राम था? तो हम कहते हैं 2-3 चीजें नोटिस करो। एक तो सारे के सारे विद्रोही दिल्ली जा रहे थे। कहां जा रहे थे? इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात तो क्लियर थी कि हमारे देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। जबकि अंग्रेजों ने राजधानी बना रखी थी कलकत्ता। इसका मतलब हम मानते थे कि हमारा एक देश और देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसलिए सारे के सारे कहां जा रहे थे? दिल्ली, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली। इसलिए हम चाहते थे कि अब दिल्ली सेंटर बने। दिल्ली सेंटर बने तो कलकत्ता सेंटर हटे। कलकत्ता सेंटर कब हटेगा? जब अंग्रेज यहां से जाएंगे। हम सब ने हमारा एक ही नेता माना था, बहादुर शाह जफर। किसको नेता माना? इसका मतलब हम वापस हमारा एंशिएंट रिजीम लाना चाहते हैं, हमारा पुराना शासन स्थापित करना चाहते हैं। पुराना शासन कब स्थापित होगा? जब अंग्रेज यहां से जाएंगे। फिर क्रांति में सैनिक और असैनिक दोनों तत्व सम्मिलित थे, मिलिट्री भी शामिल हो गई थी और नॉन मिलिट्री। ये 2-3 उदाहरण सीधे सीधे बताते हैं कि हमारा जो भी क्रांति थी वो क्या था। फिर अपने एक इतिहासकार हुए नाथूराम खड़गावत। इतिहासकार कौन हुए? नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत सर कहते हैं कि विद्रोहियों में एक बात कॉमन थी। विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी। बहादुर शाह जफर के प्रति क्या थी? सहानुभूति थी कि नहीं यार, अपना बादशाह बनाना चाहिए इसको। जबकि अंग्रेजों के प्रति नफरत थी। वो सारे के सारे अंग्रेजों के प्रति नफरत से तो भरे हुए थे। एक अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ है जिसका नाम है आईटी प्रीचार्ड। क्या नाम है? नसीराबाद छावनी का एक ऑफिसर था आईटी प्रीचार्ड। वो कहता है कि ये विद्रोह जब शुरू हुआ था ना, तब सैनिक विद्रोह था। शुरू हुआ तब तो क्या था? लेकिन धीरे धीरे ये स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया। शुरुआत में भले सैनिकों ने किया, लेकिन बाद में इसमें जनता जुड़ गई। जब जनता जुड़ गई तब हमें इसे क्या मानना पड़ेगा? स्वतंत्रता संग्राम। लिखो, देखो सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स मूव्ड टू दिल्ली। तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था एंड कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज द लीडर। तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था एंड कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज द लीडर। तथा बहादुर शाह जफर को नेता माना था एंड कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज द लीडर। तथा क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों तत्व सम्मिलित थे एंड बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स जॉइंट रिवोल्ट। तथा क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित थे एंड बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स जॉइंट रिवोल्ट। तथा क्रांति में सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित थे एंड बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स जॉइंट रिवोल्ट। सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के तत्व सम्मिलित थे। लाइन चेंज कर लिखो। इससे यह सिद्ध होता है कि इट प्रूव्स दैट
इससे यह सिद्ध होता है कि इट प्रूव्स दैट जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। पब्लिक वांटेड टू डी रूट ब्रिटिश रूल। जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। पब्लिक वांटेड टू डी रूट इंग्लिश रूल। जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। पब्लिक वांटेड टू डी रूट ब्रिटिश रूल। लाइन चेंज कर लिखो। नाथुराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथुराम खड़गावत, नाथुराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथुराम खड़गावत, विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी। रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर। विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी। रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर। तथा वे अंग्रेजों के प्रति नफरत से भरे हुए थे। एंड दे हैड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तथा वे अंग्रेजों के प्रति नफरत से भरे हुए थे। एंड दे हैड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तथा वे अंग्रेजों के प्रति नफरत से भरे हुए थे। दे हैड हेट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अगला लिखो, एक लाइन और लिखो। अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑफिसर आईटी प्रिचार्ड, अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑफिसर आईटी प्रिचार्ड, अंग्रेज अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार, क्रांति सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड विद सिपोई म्यूटिनी। क्रांति सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड विद सिपोई म्यूटिनी। क्रांति सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड विद सिपोई म्यूटिनी। लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। बट लेटर ऑन इट वॉज कन्वर्टेड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। बट लेटर ऑन इट वॉज कन्वर्टेड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गई थी। बट लेटर ऑन इट वॉज कन्वर्टेड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल। पहले बड़ी बात पढ़ो एक बार। अभी जो मैंने लिखवाया है 4 पॉइंट, इनको पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं। हाँ हाँ, क्राउन रूल वो हम पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना आप, तब आगे आप पढ़ोगे कि हालांकि कंपनी 57 की क्रांति का एक प्रभाव यह था कि इसने कंपनी का रूल खत्म करके क्राउन का रूल ला दिया था। पर इससे भारत की जनता के शोषण में कोई फर्क नहीं पड़ा। सांपनाथ की जगह नागनाथ आ गया, है ना, कि भाई कांग्रेस हट के बीजेपी आ गई, बीजेपी हट के कांग्रेस आ गई। तो अपने कहते ना भाई अपने तो क्या फर्क पड़ा, एक जैसी बातें, तो सेम बातें थी। नाम चेंज हो गए थे। पहले उसको गवर्नर जनरल बोलते थे, अब उसको वाइसरॉय बोलने लगे।
और कोई भी चेंज नहीं, वो वहां का लंदन का चेंज था, अपने क्या चेंज हुआ उससे। हाँ, निजी इंटरेस्ट के लिए, हाँ। बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, सारे, हाँ। ठीक। हम्म। तो अपने को नहीं बताना था। 57वीं क्रांति पूरी निजी हितों के लिए, पर अपने कह नहीं सकते ना, अपना है ना, तेरा है पर मेरा है। बाकी मत कहता हूँ फर्जीवाड़ा, ये कुछ ही नहीं है 57वीं क्रांति। चलो सुनो, आप मेरी बात सुनो, देखो ये स्वरूप वाला जो मैंने बताया था इसका सुनना, देखो आप क्वेश्चन कैसा आएगा। वो क्वेश्चन ये देगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी। राजस्थान में 1857 क्रांति क्या थी? सैनिक। आपको क्या लिखना है? आप लिखोगे पहले कि सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह बताया जाता है, लेकिन यह कथन सत्य नहीं। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनी में सैनिकों का भाग ना लेना, अधिकतर सैनिकों का अंग्रेजों के पक्ष में डटे रहना तथा क्रांति में सैनिकों के साथ असैनिक तत्वों का सम्मिलित हो जाना, यह दर्शाता है कि यह सैनिक विद्रोह नहीं था। फिर अगली लाइन में लिखोगे, क्रांति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों ने इसे धार्मिक विद्रोह तथा सामंतों का विद्रोह भी बताया है, लेकिन वास्तव में 57 की क्रांति हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि सभी विद्रोहियों का एक साथ दिल्ली जाना, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लेना तथा इस क्रांति में सैनिक और असैनिक तत्वों का सम्मिलित हो जाना, यह दर्शाता है कि भारत की जनता, राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। जैसा कि नाथूराम खड़गावत बताते हैं कि क्रांतिकारियों में जहां बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी, वहीं अंग्रेजों के प्रति वो विरोध से या नफरत से भरे हुए थे। आईटी प्रिचार्ड ने सही ही कहा है कि क्रांति जब शुरू हुई थी तब ये एक सैनिक विद्रोह थी, लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई। आई बात समझ? अब क्वेश्चन चेंज। वो क्वेश्चन देगा कि 1857 की क्रांति राजस्थान के सामंतों का निजी विद्रोह था। 57 क्रांति राजस्थान के सामंतों का क्या था? निजी विद्रोह। आप वापस लिखना कि अंग्रेजी शासन में सामंतों को विशेषाधिकार, करों तथा सेना से भंग कर दिया गया था, अतः सामंतों ने अपने निजी हकों को प्राप्त करने के लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया था। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों का यह कथन भी सही नहीं। यदि ऐसा हुआ होता तो मेवाड़ के सामंत अंग्रेज विरोधी तत्वों तथा टोपे तथा कुशाल सिंह चंपावत को अपने पास शरण नहीं देते तथा मारवाड़ के सामंत शिवनाथ सिंह आसोप दिल्ली तक जाकर विद्रोहियों का साथ नहीं देते। वास्तव में 57 की क्रांति एक बड़ी घटना है जिसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह तथा धार्मिक विद्रोह भी बताया है, लेकिन वास्तव में हमारी क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम थी, क्योंकि सभी लोगों का एक साथ दिल्ली की तरफ जाना, उनका बहादुर शाह जफर को नेता मानना, क्रांति में पूरी जनता का सम्मिलित हो जाना, ये दिखाता है कि हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। खड़गावत के अनुसार ये था, प्रिचार्ड के अनुसार ये था। क्वेश्चन चेंज। वो क्वेश्चन देगा 57 की क्रांति एक धार्मिक विद्रोह थी। 57 क्रांति क्या थी? आप वापस लिखना, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म की मजाक उड़ाया जाना भारतीय जनता को धार्मिक रूप से उद्वेलित करती है तथा भारतीय जनता ने ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में यह क्रांति प्रारंभ की, ऐसा अंग्रेज इतिहासकारों का मत है। लेकिन यह कथन भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों की संख्या अधिक नहीं थी। क्रांति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है तथा इसे सामंती विद्रोह तथा सैनिक विद्रोह भी बताया जाता है, लेकिन वास्तव में हमारी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम। कहने का मतलब है वो एक पॉइंट देगा, पहले आपको वो एक पॉइंट समझाना है, बाकी दोनों पॉइंट के नाम लिखने हैं, लास्ट में अपने को प्रूव क्या करना है, घुमा फिरा के अपने को इस पे टिके रहना। वो भले कुछ ही क्या अपने कहना ना, हमारी जो क्या थी आजादी की लड़ाई, हो सकता है वो यहीं से शुरू करे, वो ये दे कि 1857 की क्रांति भारत की आजादी की लड़ाई थी या राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम था। राजस्थान भारत जिसका भी पूछे, भारत का पढ़ोगे तब दो चार बातें और पढ़ लो, ये भी दे दे तो आप लिखना कि हाँ यह कथन सत्य है तथा यह है निसंदेह हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि इतिहास में 57 की क्रांति को लेकर कई मतभेद हैं। क्रांति एक बड़ी घटना थी, अतः विभिन्न इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह, सामंती विद्रोह तथा धार्मिक असंतोष के रूप में भी बताया है, लेकिन हम इस मत से पूर्णतः सहमत है कि हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी, क्योंकि सभी विद्रोहियों के एक साथ दिल्ली जाना, बहादुर शाह जफर को नेता मानना, क्रांति में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के तत्वों का सम्मिलित हो जाना, कम से कम यह तो सीधा सीधा प्रदर्शित कर देता है कि भारतीय जनता अंग्रेजी शासन को अब देखना चाहती नहीं थी। जैसा कि नथुराम खड़गावत कहते हैं कि सभी विद्रोही बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति रखते थे तथा अंग्रेजों के प्रति नफरत से भरे हुए थे, तथा आईटी प्रिचार्ड जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, नसीराबाद छावनी का एक अंग्रेज अधिकारी था, वह लिखता है कि क्रांति जब शुरू हुई थी तब भले ही इसे सैनिक विद्रोह कहा जा सके, लेकिन धीरे धीरे यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गई थी। आई बात समझ में? तो एक पॉइंट देगा अपने को सारे लिखने, ये नहीं कि उस वो दे दे कि 57 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था आपको, हाँ हम इस कथन से सहमत है,
सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों ने विद्रोह किया था। पहले अब ब्राउन बेस बंदूक थी, फिर एनफील्ड आ गई थी, उसमें चर्बी वाले कारतूस थे। यदि चर्बी वाले कारतूस नहीं होते तो विद्रोह क्यों ही होता? अब चर्बी वाले कारतूस होंगे तो विद्रोह होगा ही, है ना। चर्बी दोनों के लिए खतरनाक थी, वो हिंदुओं के लिए भी खतरनाक थी तथा मुसलमानों के लिए भी खतरनाक थी। चर्बी का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अंग्रेजों ने जो भी किया बहुत गलत किया था। ऊपर से नीचे तक आंसर में चर्बी चर्बी बिखेर के रख देते हो। ऐसे चर्बी बिखेरनी अपने को नहीं। कुल मिला के देखो, अपने जो बीए एमए तक आंसर लिखते थे, अपने यहाँ आंसर लिखते हैं, उसके अंदर यही अंतर रहना चाहिए। बीए एमए तक वास्तव में हम आंसर नहीं लिखते, हम क्या करते पल्लवन, क्या करते इलेबरेशन किया करते थे, इलेबरेट करते, जो लिखा हुआ है उसको आगे अपने विस्तार दे दिया करते। यहाँ आपको पर्सपेक्टिव बताने होते हैं। वास्तव में चेक करने वाला आपका हिस्ट्री का नॉलेज नहीं चेक कर रहा था, वो ये चेक कर रहा होता है कि एक आरएस के विद्यार्थी किसी आंसर को कितनी डायमेंशन दे सकता है, वो कितने प्रकार से सोचता है इसके बारे में। आप जितने प्रकार ज्यादा सोचोगे उतने आपके नंबर ज्यादा आएंगे। बोले बड़ी चीज, वो हिस्ट्री का नॉलेज कोई नहीं चेक कर रहा आपको, उनको पता है हिस्ट्री आप कितनी आती है कितनी नहीं आती। वो देखता है एक घटना हुई है इतिहास के अंदर, इसे आप घटना की तरीके से देखते हो, आपकी कोई डायमेंशन भी है, आपकी कोई व्यूज भी है। तो उसने भले एक दिया, अपने को सारे बताए ये व्यू हो रहा है उसके। आई बात समझ। नाथुराम खड़गावत ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। क्या नाम बोलो देखे? 1857 की क्रांति में राजस्थान की भूमिका। आईटी प्रीचार्ड की बुक का नाम है म्यूटिनीज इन राजपूताना। क्या नाम है? राजपूताना विद्रोह। बुक के नाम लिख लो, प्री में कोई पूछ ले तो ऐसा कैसे लिख लो। नाथुराम खड़गावत की बुक और आईटी प्रीचार्ड की बुक। उतार ली बुक्स के नाम बताओ। देखिए नाथुराम खड़गावत की बुक का नाम क्या है? रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। और प्रीचार्ड की बुक कौन सी है? म्यूटिनीज इन राजपूताना। हम्म, हम्म। ना अभी अभी 2 मिनट में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखते हैं। हाँ, एक बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, क्या है वह? यही तो है। अब वो क्वेश्चन देख लो, उसमें यदि इंडिया वालों के बीच में पूछ रखा तो इंडिया वाला, राजस्थान वालों के बीच में पूछ रखा राजस्थान वाला, वो अलग अलग देता है। राजस्थान वाला देता है, इंडिया का था वो शायद, जहां तक मुझे याद है इंडिया वाला क्वेश्चन था। अरे ना, ये मैं एक चीज बताऊं, ये मैं ये चीजें आपको लिखवा रहा हूँ, मैंने कारण लिखवाए, परिणाम लिखवाए, प्रकृति लिखवाए। कोई जरूरी नहीं ये मेंस में पूछे, हो सकता है पूछे नहीं, पर ये इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं, है ना। वो कभी आपसे इंटरव्यू में पूछे कि यार आपको क्या लगता है 57 की क्रांति क्या थी, और ये नहीं लिखे होंगे ना, तब आप कहोगे सर क्रांति क्रांति थी सर। सर भयंकर चीज थी सर, हुआ था सर, धड़ाका है धमाका है भयंकर है। सर आज दिन तक 57 सीने में है सर। वरना अगले को आपके पास बताने के 4 व्यू होंगे आपके पास, है ना। फिर अगला लिखो। हाँ, क्रांति का किसके रूप में? जनता के परिप्रेक्ष्य से हम देखें। हाँ हाँ हाँ। कहाँ विरोध किया परमानेंट करने के बाद? हाँ भाई, जनता का तो किसी भी रूप में शोषण होगा तो जनता विरोध करेगी। जनता का शोषण होगा तो किसी रूप में कोई भी होगा तो जनता तो विरोध करेगी उसका। और मैंने बताया ना, पहले जितने मैंने कारण लिखा है वो झूठे हैं, दाप के। जनता ने कोई विद्रोह नहीं किया, जनता ने कोई विरोध नहीं किया। चलो, और फिर क्या, किसी व्यक्ति के प्रति अपनी फीलिंग भी तो होती है, अटैचमेंट नाम की भी तो चीज होती है ना। भाई मत कहता हूं आज कोई किसी का राज, आज अशोक गहलोत
कांग्रेस का शासन है, भारत में मोदी जी का शासन है, तो क्या सारे लोग राजी है? क्या सारे लोग विरोध में? आज अशोक जी को हटाते हैं तो एमएलए सारे पक्ष में जा रहे हैं ना, है ना? तो अपने तो ये भी है, और इनको हटा दे तो दूसरे वाले लोग राजी भी तो रहते हैं। दोनों प्रकार की चीजें रहती है जी हर बार। अगला, भाई क्रांति नसीराबाद से शुरू क्यों हुई और कहीं हो जाती? तो लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। क्रांति नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नसीराबाद कैंटोनमेंट। क्रांति नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुई थी। अगला अगला पॉइंट लिख रहे हैं, अगला पॉइंट इसी में नहीं, अगला पॉइंट है। क्रांति नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुई थी। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम नसीराबाद कैंटोनमेंट। क्योंकि, बिकॉज ऑफ, इसके 3-4 पॉइंट लिखेंगे अपने। वह क्रांति यहीं से क्यों शुरू हुई? सुन लो 2-3 बातें, सिंपल सी 2-3 बातें। एक बात तो ये थी कि वो बंगाल के फौजी थे सारे। कहां के फौजी थे? क्रांति हुई बंगाल में थी। वास्तव में 57 की क्रांति यदि थोड़ी बहुत कहीं पर हुई है तो यूपी, बंगाल, बिहार। कहां पर हुई थी? साउथ इंडिया में कांकरा नहीं फेंका गया पूरे में, पूरे पंजाब में कुछ ही नहीं हुआ। अपने चलो भारत में आते ही नहीं थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ही नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट मतलब बंगाल के आगे वाला असम वाला जो इलाका था उसके अंदर भी कुछ भी नहीं हुआ। बड़े तौर पर जो असर दिखाई देता है वो कहां पर देता है? बंगाल, यूपी, बिहार, यहां पर असर दिखाई दिया था। तो ये जो टुकड़ी थी अपने नसीराबाद वाली, ये बंगाल की टुकड़ी थी, मेरठ से आई थी। कहां से आई थी? बंगाल के थे तो बंगाल वाले सैनिकों में पहले अंग्रेजों के प्रति भावना है। मेरठ से आए थे तो मेरठ में सबसे पहले क्रांति हुई, तो वहां सुगबुगाहट तो थी पहले से, इसलिए इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं बात ही करनी थी। फिर अंग्रेजों ने एक गलती ये की कि पहले इनको अजमेर भेजा, अजमेर से कहां भेज दिया? नसीराबाद। ये ट्रांसफर से नाराज थे, है ना? आज भी ट्रांसफर से लोग नाराज रहते हैं। आज भी सरकार ट्रांसफर करती है तो हमारा वहां कर दिया, वहां हमारा वहां कर दिया, इस वजह से लोग नाराज रहते हैं। तीसरा ये कि ये जब नसीराबाद गए तो इनको कहा हथियार रख दो, हथियार जमा करवाओ, तो इनके अंदर वो भावना है कि हथियार क्यों रखवा रहे हैं। चौथा ये कि वहां जो ऑलरेडी बॉम्बे लांसर सर वो जो खड़ी थी उनको कहा हथियार तैयार रखो, उनको हथियार तैयार रखवाए, इनके हथियार रखवाए। तो फिर इनमें भावना आ गई कि हमारे हथियार रखवा के इनके हथियार तैयार करो, इसका मतलब हमें मारेंगे। और कोई भी आदमी मरने से पहले लोगों को मारना चाहेगा। जब आपको ये पता चल जाए ना भाई मैं मरूंगा, तब आपको लगेगा 2-4 को लेके मरूं। बस ये मेरी कंडीशन इनके साथ। आगे बात समझो, ये बंगाल के फौजी थे, मेरठ से आए हुए थे, इसलिए इनमें क्रांति की भावना ऑलरेडी थी। इनका ट्रांसफर अजमेर से कहां कर दिया? नसीराबाद, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था। इनको हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया था और बॉम्बे लसर्स को हथियार तैयार करने के लिए कहा गया था। लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15th बंगाल एनआई, पूरा लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा कि बंगाल की भी थी और नेटिव इन्फेंट्री तो अपने पढ़ ही रहे थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से अजमेर आई थी। केम टू अजमेर फ्रॉम मेरठ, मेरठ से अजमेर आई थी। केम टू अजमेर फ्रॉम मेरठ। अतः इन सैनिकों को क्रांति की जानकारी थी। सो दी सोल्जर्स अवेयर अबाउट रिवोल्ट। अतः इन सैनिकों को क्रांति की जानकारी थी। सो दी सोल्जर्स अवेयर अबाउट रिवोल्ट। ये अवेयर थे रिवोल्ट के बारे में, क्रांति के बारे में जानते थे। अगला लिख लो, 2 नंबर लिखो। इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। दी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अजमेर टू नसीराबाद। इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। दी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अजमेर टू नसीराबाद। अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। अतः इन सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। सो दे हैड डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अतः इनमें अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। सो दे हैड डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। दे हैड डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अगला लिखो। इन सैनिकों को हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया था या हथियार रखने के लिए, हथियार रखने के आदेश दिए गए थे। इन सैनिकों को हथियार रखने के आदेश दिए गए थे। दी सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू पुट डाउन दियर वेपन्स। इन सैनिकों को हथियार रखने के लिए कहा गया था। दी सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड टू पुट डाउन दियर वेपन्स। सैनिकों को हथियार रखने के लिए कहा गया था। अगला लिखो।
बॉम्बे लासर्स को इनके खिलाफ तैनात कर दिया गया था। बॉम्बे लासर्स वॉज डिप्लॉयड अगेंस्ट देम, उनको डिप्लॉय किया गया इनके खिलाफ। बॉम्बे लासर्स को इनके खिलाफ तैनात कर दिया गया था। बॉम्बे लासर्स वॉज डिप्लॉय किया गया, वॉज डिप्लॉयड अगेंस्ट देम। बॉम्बे लासर्स को इनके खिलाफ तैनात कर दिया गया था। ठीक है, ये 4 कारण याद रह जाएंगे। बंगाल के फौजी थे, क्रांति के बारे में जानते थे, अजमेर से नसीराबाद भेज दिया, नाराज थे, हथियार रखने के लिए कहा गया, इनके खिलाफ सेना तैनात कर दी गई, इसलिए आक्रोश के अंदर भर के इन्होंने क्या कर दी, क्रांति। अच्छा और बात बताओ, ये नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, इन चारों में फौजी थे, अपने राजस्थान के नहीं थे, बाहर के थे, यूपी बिहार बंगाल के फौजी थे। ब्यावर खेरवड़ा में दोनों में राजस्थान के फौजी थे। अपने यहाँ इतनी भावना ही नहीं थी, इसलिए ब्यावर खेरवड़ा वालों ने किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं। इनमें थोड़ी थोड़ी भावना थी, थोड़े थोड़े कारण बढ़ के सब जगह हो रही थी, इन्होंने भी क्रांति कर दी। एक बड़ा सवाल ये कि अजमेर क्यों नहीं गए? जब नसीराबाद वाले इतने नजदीक से निकले तो ये दिल्ली क्यों गए? अजमेर जाना चाहिए था इनको, अजमेर पे कब्जा का प्रयास क्यों नहीं किया? तो एक पैराग्राफ और बनाओ, लाइन छोड़ के अलग से एक पॉइंट बनाओ। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर अजमेर। क्योंकि बिकॉज ऑफ कि भाई नसीराबाद में आप क्रांति कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कब्जा कहां करना चाहिए? अजमेर, बहुत नजदीक भी पड़ता था अजमेर। अजमेर क्यों नहीं गए? अजमेर में अंग्रेजों का पूरे कारखाने थे, उनके हथियार वगैरह रखे हुए, उनके अफसर बैठे हुए। यदि आप अजमेर पे कब्जा कर लेते तो अंग्रेज क्रांति को दबाने की स्थिति में नहीं रहते। फिर क्रांति दबाने के लिए फौज अंग्रेजों की दिल्ली से आती है और कहीं से आती, निर्देश मिलने बंद हो जाते, तो राजस्थान तो कम से कम अंग्रेजों से निकल जाता, हाथ से निकल जाता। पर ये वहां क्यों नहीं गए? तो 2-3 रीजन उसके सीधे सीधे। एक तो बड़ा सा रीजन ये था कि क्रांति का केंद्र था दिल्ली। क्रांति केंद्र कौन सा था? और मेरठ वाले क्रांति करते सबसे पहले कहां गए थे? दिल्ली। उसके बाद एक ट्रेंड सेट हो गया था कि जो भी क्रांति कर रहा था वो कहां जा रहा था? दिल्ली। और दिल्ली पे अंग्रेजों का राज खत्म हो गया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर का राज आ गया था। यमुना नदी के पास पास में सैनिकों के कैंप लगा दिए गए थे। जो भी भारत में किसी भी छोर से आएगा, बहादुर शाह जफर से मिले जाके उनके कैंप में व्यवस्था कर दी जाएगी, उनके बच्चों की, महिलाओं की रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी, अब वो बहादुर शाह जफर की तरफ लड़े। इसलिए सबके दिमाग में था कि क्रांति करते कहां जाना अपने को, क्योंकि पहले हम किसकी तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेज। अब अंग्रेजों को छोड़ किसकी तरफ से लड़ेंगे? बहादुर शाह जफर। तो उसको सूचना तो दें, वहां से कंफर्मेशन तो लें कि भाई साहब हम तुम्हारी तरफ है। यदि अजमेर चले गए तो उसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे? तो पहले इनके दिमाग में था कि पहले अपने बहादुर शाह जफर के पास चलेंगे, फिर बहादुर शाह जफर कहेगा पटना जाओ तो पटना जाएंगे, अजमेर जाओ तो अजमेर जाए। तो इसलिए सब पहले किसका समर्थन लेना चाहते थे? बहादुर शाह जफर। मैं बता देता हूँ 3-4 बातें, फिर लिखेंगे। दूसरा एक रीजन, ये 28 को क्रांति करते हैं, 30 को दिल्ली के निकलते हैं, 2-3 दिन तक नसीराबाद वाली छावनी में लूटपाट मचाते हैं। तो इनके पास में लूट का अच्छा खासा माल था। इनके भी कुछ सैनिक घायल हुए थे, आमने सामने छोटी मोटी भिड़ंत हुई तो उसमें इनके सैनिक भी घायल हुए थे। इनके साथ महिलाएं और बच्चे थे, फौजियों की फैमिली साथ में थी। इसलिए इनके दिमाग में था कि यदि अजमेर गए तो टाइम वेस्ट होगा, महिलाओं को कहां छोड़ेंगे, बच्चों को कहां छोड़ेंगे, धन को कहां छोड़ेंगे, घायलों को कहां छोड़ेंगे, जबकि दिल्ली में व्यवस्था थी। दिल्ली के अंदर घायलों के इलाज अलग हो रहे थे, महिलाओं बच्चों के रहने की जगह अलग थी, माल मत्ता अपना अलग सेट कर सकते थे। इसलिए इनको लगा कि टाइम वेस्ट अपने करना नहीं, अपना अजमेर नहीं जाएंगे, अपने सीधे कहां जाएंगे? दिल्ली। जैसे नसीराबाद में, जैसे अजमेर वाली जो टुकड़ी थी 15 इन्फेंट्री, इसको कहां भेजा था? नसीराबाद। तो अजमेर के लिए एक बटालियन लगा दी गई थी ब्यावर से बुला के, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी थी? इसलिए इनको पता था कि अजमेर इतना सरल भी नहीं है, अजमेर में मेरवाड़ा बटालियन पहले से खड़ी है, तो लड़ाई करनी पड़ेगी, और हो सकता है बराबर की भिड़ंत में जीत भी जाए नहीं भी जीते। फिर इनको एक जानकारी और थी, अंग्रेजों को जब ये पता चला ना कि नसीराबाद में उधर क्रांति हुई, तो गुजरात में एक जगह पड़ती है डिसा। कौन सी जगह? वहां अंग्रेजों की पूरी एक यूरोपियन बटालियन थी, जिसमें इंडियन फौजी नहीं, एक यूरोपियन बटालियन वहां से रवाना की उन्होंने कि जाके अजमेर पे कब्जा करो, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कल को ब्यावर वाले मेरवाड़ा बटालियन वाले भी क्रांति कर गए तो ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन ने नहीं की, वो अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे, पर अगलों के दिमाग में था, तो उनको था कि यूरोपियन बटालियन होगी तो अपने उसको दबाने में क्या हो जाएंगे? कामयाब। नसीराबाद वालों को जानकारी थी कि मान लो खुदा ना खास्ता अपने मेरवाड़ा बटालियन को हरा के अजमेर पे कब्जा कर भी गए तो डिसा वाली बटालियन आ रही है, तो डिसा वाली बटालियन अपने को अजमेर पे कब्जा तो करने नहीं देगी। इससे अच्छा अजमेर में माथा फोड़ी नहीं करते, अपना सीधा सीधा कहां जाते हैं यहाँ से? तो 4 बातें, क्या क्या 4 बातें? पहले तो बहादुर शाह जफर के पास जाके क्या लेना चाहते हैं? परमिशन।
समर्थन लेना चाहते हैं। दूसरा, इनके पास घायल सैनिक है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लूट का माल। तीसरा ये कि अजमेर में कौन सी बटालियन पहले से खड़ी है? मेरवाड़ा। और एक बटालियन और आ रही है, यूरोपियन। कौन सी बटालियन आ रही है? इसलिए इन्होंने अजमेर पे कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। दिल्ली क्रांति का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली क्रांति का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट। अतः विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। अतः विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। So rebels wanted to take permission from Bahadur Shah Zafar by going to Delhi. So rebels wanted to take permission from Bahadur Shah Zafar by going to Delhi. अतः विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। Rebels wanted to take permission from Bahadur Shah Zafar by going to Delhi. अंग्रेज दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। देख लिया? Wanted to take permission from बहादुर शाह जफर by going to Delhi. दूसरा लिखो, विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। Rebels had looted money, injured soldiers. Rebels had looted money, injured soldiers, women and children. विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। Rebels had looted money, injured soldiers, women and children. लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं तथा बच्चे थे। अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। So they didn't want to waste their time by going to Ajmer. So they didn't want to waste their time by going to Ajmer. अतः वे अजमेर जाकर अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे। So they didn't want to waste their time by going to Ajmer. अतः वे अजमेर जाकर अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे। Didn't want to waste their time by going to Ajmer. अगला लिखो। हाँ, ये बंद करवाएं, ऐसे बंद करवाएं। चल रहा है, चल रहा है, लग ही नहीं रहा चलता, बंद। लिखो, अगला लिखो। अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी टू ब्रेक सिक्योरिटी ऑफ अजमेर। अजमेर की सुरक्षा तोड़ना इतना सरल भी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी टू ब्रेक सिक्योरिटी ऑफ अजमेर। क्योंकि वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात की जा चुकी थी। क्योंकि वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात की जा चुकी थी। Because Merwada battalion had already been deployed there. Because Merwada battalion had already been deployed there. क्योंकि वहां पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात की जा चुकी थी। Because Merwada battalion had already been deployed there. पहले से मेरवाड़ा बटालियन तैनात की जा चुकी थी। एक लास्ट और लिख लो। देखो, एक मिनट लिखवा दूं फिर। अजमेर की सुरक्षा के लिए, अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, अजमेर की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ अजमेर, डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा गुजरात में जगह पड़ती है। डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। डिसा से एक यूरोपियन बटालियन आ रही थी। एन यूरोपियन बटालियन वॉज कमिंग फ्रॉम डिसा। उन मैम को वो दो, माइक दो पीछे। मैम रुको, माइक आने दो, ऐसे आवाज नहीं आएगी। हाँ मैम। सर, अगर नसीराबाद में ही जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, तो सर क्या अंग्रेजों को पहले से पता था जो उन्होंने मेरवाड़ा बटालियन बुला रखी थी पहले से अजमेर में?
नहीं पहले नहीं, नसीराबाद वालों को रवाना करके उधर से बुलाई ना। नहीं नहीं, तो सर क्वेश्चन तो ये है ना कि नसीराबाद वाले जो सैनिक थे वो क्यों नहीं गए अजमेर? हाँ क्योंकि नसीराबाद ही अजमेर के जस्ट पास ही पड़ता है। भाई, सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? नसीराबाद में। नसीराबाद। नसीराबाद के पास में क्या था? अजमेर। तो अपने तो कह रहे हैं नसीराबाद वालों को कहाँ कब्जा करना था, अजमेर पर उन्होंने कब्जा नहीं किया। नहीं किया। हाँ क्योंकि आपने रीजन दिया है कि मेरवाड़ा बटालियन पहले से तैनात कर ठीक। रखी थी उन्होंने। पहले से तो सर मतलब, क्या उनको पहले से मालूम था? पहले से का मतलब ये हुआ कि भाई जब नसीराबाद वाले यहाँ अजमेर थे तो अंग्रेजों ने उनको अजमेर से नसीराबाद क्यों भेजा था? कि अंग्रेजों को डाउट था कि यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल के फौजी हैं। कहाँ के फौजी हैं? बंगाल। तो जैसे नसीराबाद रवाना किया था ना, तो यहाँ पे मेरवाड़ा बटालियन बुला ली थी। तो वो पहले से खड़ी तो थी वहां पे, मतलब इनकी क्रांति से पहले आगे खड़ी हो गई थी वहां पे, इनके दबाने के लिए नहीं, पर अजमेर की सुरक्षा के लिए तो मेरवाड़ा बटालियन थी। अजमेर की सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, उसके लिए वहां से टोकरी लगी थी। पहले बड़ी बात। अब मैं बताऊं, पहले हमने 3 दिन वो चीजें पढ़ी, देखो कि क्रांति कहाँ हुई थी, किसने की थी, खूब सारे नाम और पढ़े थे। वास्तव में वो चीजें तो कांस्टेबल की तैयारी करता है वो बच्चा भी पढ़ता है, आप आरएस की तैयारी करते हो तो भी आप पढ़ते हो, कोई मार्ट साहब की तैयारी करे वो भी पढ़ते हैं। पिछले 3 दिन में हमने 5 चीजें और पढ़ी। क्रांति के कारण बताओ, असफलता कारण बताओ, क्रांति के परिणाम बताओ, क्रांति का स्वरूप बताओ, ये नसीराबाद में क्यों हुई थी, अजमेर पे कब्जे का प्रयास क्यों? ये केवल आपको आता, आपके अलावा किसी को नहीं आता। केवल होता है ना भाई, आरएस की तैयारी में बाकी तैयारियों में क्या फर्क है, यही फर्क है जो पिछले 3 दिन का था। हो सकता है कोई मार्ट साहब की तैयारी करता हो, थर्ड ग्रेड वाला मास्टर, वो आपसे 2 पॉइंट इस बारे में ज्यादा जानता हो कि कोटा में और कौन कौन लड़े थे, वो मार्ट साहब और बता देंगे, पर मार्ट साहब मरे नहीं बता पाएंगे कि नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई। ये आपको ही आती है चीजें, है ना। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है कि अपने यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि हम प्री की भी तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं, मेंस। और मैं तो कहता हूँ ये मेंस की नहीं, ये इंटरव्यू की पूरी तैयारी, ये आपके विचार बनाती है ना भाई। अब आपके दिमाग में आइडिया आ जाए कि आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल पूछ ले तो उसके जवाब दिए जा सकते हैं। भाई ये तो मानो ना आपसे कि इंटरव्यू में कोई ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि मेहराब खान कहाँ का था, है ना। भाई इंटरव्यू में वो ऐसा सवाल पूछना चाहेंगे जिसपे आप 1-2 मिनट बोल सको, तो नॉर्मल पूछेंगे कि भाई राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपने कहा नसीराबाद। अगला सवाल होता है नसीराबाद में क्यों हुई, बाकी जगह नहीं हुई, तो आपके पास 2 पॉइंट होते हैं बताने के लिए। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि भाई कभी यूं पूछा भाई राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा था, तो आपको अजमेर। तो यार ये फौजी अजमेर क्यों नहीं गए, नसीराबाद तो अजमेर के पास में पड़ता है, तो आपके पास बताने वाली बात होती है। आई बात समझ में? तो वो उधर वाली चीजें भले एक कम याद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट भले एक कम याद हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें सारी याद रहनी चाहिए, क्योंकि अपने मेंस में सबसे अधिक ये काम आती है, रिटर्न में सबसे अधिक ये काम आती है। उधर वाली चीजें एक आधी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्री का एक आधा सवाल गलत हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आपकी ढंग की तैयारी है तो आप प्री के मेरिट में 20-25 नंबर ऊपर रहोगे, तैयारी नहीं है तो जरूर आप लटकते रहोगे। तो फिर तो वैसे भी एक क्यों 2-4 भी गलत हो जाएंगे तो भी बाहर रह जाओगे, 2-4 सही भी हो जाएंगे तो भी ज्यादा फर्क पड़ना उनसे नहीं। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, याद रही बात है मेरी। चलो आगे नया टॉपिक लिखते हैं, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। पहले अपने आंदोलन पढ़ लेते हैं कौन कौन से कैसे कैसे हुए। पहला लिखो अपना बिजोली आंदोलन, अलग अलग पढ़ेंगे। तो अपना जो पहला बड़ा आंदोलन हुआ था वो कौन सा था, बिजोली। बिजोली आंदोलन, बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया मूवमेंट। सुनना देखो थोड़ी सी बातें आप। राजा महाराजाओं के टाइम में एक रियासत हुआ करती, उस रियासत में एक बंदा बनता राजा, बाकी बंदे होते उसके सामंत। बाकी बंदे कौन होते, राजा अपने भाइयों बंधुओं को रिश्तेदारों को अपने खास सहयोगियों को क्या बना दिया करता, सामंत। सामंत का मतलब है उनको इलाके दे दिया करता। जैसे आज मैं कह दूं भाई राजस्थान के राजा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, भाई आज उस पोस्ट पे मुख्यमंत्री आगे बैठ गए, और आपको अलग अलग इलाके मिलेंगे। आप जब आरएस बनोगे तो आपको इलाके मिलेंगे, तेरे को दे दिया पिलानी, तेरे को दे दिया दुदू, तेरे को दे दिया निवाई, तेरे को दे दिया चाकसू, तुम्हारे पास चोमू, तुम्हारे पास रिंगस, तुम्हारे पास लक्ष्मणगढ़, तुम्हारे पास कुचामन, तुम्हारे पास डीडवन, आप सामंत हो। आप सारे क्या बनोगे,
भाई जो जिस इलाके को संभालता है, पहले इलाके को ये लोग संभाल रहे थे। मेवाड़ में अब ये भी कई प्रकार के, जैसे आज भी होते हैं, कई बड़े जिले होते हैं, कई छोटे जिले होते हैं, एक संभाग होता है, एक जिला होता है, एक तहसील होती है। उस टाइम भी ऐसे थे कि सामंतों में भी कई ग्रेड हुआ करती। फर्स्ट ग्रेड के सामंत होते, सेकंड ग्रेड के सामंत होते, थर्ड ग्रेड के सामंत होते, ऐसे ग्रेड बनाते कि जो बड़े सामंत उनको बाद में क्या बोलते, फर्स्ट। मेवाड़ में 16 फर्स्ट ग्रेड सामंत थे। कितने फर्स्ट ग्रेड के सामंत थे? 16 फर्स्ट ग्रेड के सामंत होते, उनमें एक बिजोलिया है। उनमें एक कौन सा है? बिजोल। इसका मतलब कोई पूछ ले आपसे कि बिजोलिया कौन सी रियासत का ठिकाना था? मेवाड़ का। कौन से ग्रेड का ठिकाना था? कौन से ग्रेड का था? फर्स्ट। वह यह था कि मेवाड़ में एक राणा राज कर रहे थे, राणा सांगा। कौन राज कर रहे थे? राणा सांगा के टाइम में यूपी में एक जगह पड़ती है जगनेर। कौन सी जगह? वहां से एक बंदा उनके पास है, अशोक परमार। कौन बंदा है? अशोक परमार नाम का एक बंदा है। किसके पास में? कहां से आया? जगनेर से आया। राणा सांगा के साथ युद्ध वगैरह में लड़ा, राणा सांगा को ठीक लगा तो राणा सांगा ने उसको एक ठिकाना दे दिया, बिजोलिया। किसको दे दिया? तो बिजोलिया ठिकाना किसको दिया गया? किसने दिया? कहां का था? अशोक परमार। इस अशोक परमार ने राणा सांगा के साथ एक बड़े युद्ध में भाग लिया था, खानवा। कौन से युद्ध में भाग लिया? हम आगे जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि बाबर और सांगा के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में बिजोलिया से कोई लड़ने के लिए गया था, वो कौन गया था? बिजोलिया आजकल आता है भीलवाड़ा में। बिजोलिया अब किस में आता है? भीलवाड़ा। तो अब का कोई डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, भीलवाड़ा। उस टाइम की रियासत पूछ ले, मेवाड़। ठिकाने का ग्रेड पूछ ले, फर्स्ट ग्रेड। किस टाइम में मिला? सांगा के टाइम। किसको मिला? अशोक परमार को। अशोक परमार कहां से आया था? सारे बात समझ में आ गई। और ये जो अशोक परमार, इसने कौन से युद्ध में भाग लिया था? थोड़ा लिखो एक बार, बिजोलिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आंदोलन बाद में शुरू करेंगे। इसी में लिखो, नीचे अलग से बॉक्स बंद कर लेंगे अपने। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया कोष्टक में भीलवाड़ा लिख लेना। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। ठिकाना को ठिकाना बोल तो रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना। अंग्रेजों के ठिकाने होते नहीं थे तो ठिकाने को ठिकाने कहे गए। अंग्रेज चिमटे को चिमटा कहते हैं, बेलन को बेलन कहते हैं। लिखो, नीचे लाइन चेंज कर लिखो। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा ने अशोक परमार को, या एक लाइन लिखना, एक बात और सुनना। देखो, ये जो जगह थी ना, वास्तव में इस जगह को बोलते थे ऊपरमाल। क्या बोलते थे? ऊपरमाल। माल का मतलब था पहाड़, ऊपरी पहाड़ी इलाका था, इसलिए नाम क्या था इसका? ऊपरमाल। तो इसलिए वास्तव में इसको ऊपरमाल ठिकाना कहते हैं। ऊपरमाल जागीर, ठिकाने को जागीर भी कह सकते हैं, ऊपरमाल जागीर बोलते। इस ऊपरमाल जागीर का जो मुख्यालय था, उस मुख्यालय का नाम क्या था? बिजोलिया। इसलिए बाद में ठिकाने का नाम क्या पड़ गया? बिजोलिया। आप यूं मान लो, अशोक गहलोत को राजस्थान इलाका मिला है जिसकी राजधानी जयपुर है। अशोक परमार को ऊपरमाल मिला जिसकी राजधानी कौन सी थी? एक प्रकार से बिजोलिया। लिखो, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। राणा सांगा के ऊपरमाल जागीर टू अशोक परमार। अशोक परमार कोष्टक में जगनेर लिख रहा, जगनेर से आया था। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल जागीर दी थी। राणा सांगा के ऊपरमाल जागीर टू अशोक परमार। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। राणा सांगा के ऊपरमाल जागीर टू अशोक परमार। तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। तथा बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। एंड बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। बिजोलिया वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस जागीर। बिजोलिया क्या था? इस जागीर का मुख्यालय था। लाइन चेंज करके लिखो। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। बॉक्स बंद करो इसको। इतनी बातें है ना, ये बिजोलिया की बातें, हिस्ट्री की बातें, थोड़ी आंदोलन अब शुरू करेंगे अपने।
अब नीचे लिखो अपने आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट, रीजंस ऑफ मूवमेंट, आंदोलन के कारण। कॉजेज ऑफ मूवमेंट। अच्छा, कम टैक्स लगेंगे तो किसान आंदोलन करेंगे, ज्यादा लगेंगे तो हम कहते हैं भाई किसानों पे बहुत ज्यादा टैक्स थे। 84 प्रकार के कर। कितने प्रकार कर लिखो? 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। कितने टाइप के कर लग रहे थे? 84 प्रकार के कर लग रहे थे। हालांकि इनमें कई कर तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो लगता नहीं लगता, ये नहीं समझ में आता। जैसे एक टैक्स हुआ करता सिंगोटी। कौन सा टैक्स था? जिनके पास सींग वाले पशु हैं, जिनके पास में, वो जब भी अपने पशु को खरीदेंगे या जब भी अपने पशु को बेचेंगे तो उन पे टैक्स लगेगा। सींग वाले पशुओं की खरीद बिक्री पे लगने वाला जो कर था वो कौन सा था? सिंग। पर तभी लगेगा जब खरीदोगे या बेचोगे। मान लो मैं ना तो खरीदूं ना बेचूं तो नहीं लगेगा, सीधी सी बात। एक टैक्स हुआ करता जाजम। कौन सा था? यदि जमीन को खरीदोगे या बेचोगे तो टैक्स लगेगा, वो कौन सा था? अब यदि मैं जमीन खरीदू ही ना, जमीन बेचू ही ना, तो मेरे पे वो टैक्स ही नहीं। आज भी लगता है रजिस्ट्री, ये तो आज भी होता है ना। आपने नॉर्मली कोई प्लॉट खरीदता है, आपने उससे पूछते हैं कि भाई रे प्लॉट कितने में पड़ा, तो वो आपने कहता है भाई मेरे तो प्लॉट पड़ा था 50 लाख में। तो आपने कहते पूरे लगे 50 लाख, वो कहता हाँ 46 लाख तो प्लॉट के थे, 4 लाख कागजों के थे। 4 लाख किसके थे? तो वो सरकार से ले रही है ना, आज भी रजिस्ट्री की ले रही है, तो वो का वो टैक्स होता है। एक टैक्स हुआ करता खींचड़ी। क्या टैक्स था? राजा यदि कभी आपके गांव में आएगा या सामंत आपके गांव में आएगा तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको खाने के लिए आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? खींचड़ी। अब राजा या सामंत को 5-7 साल में एक बार आता था। भाई मैं तो ये कहता हूँ 70 साल का लोकतंत्र आ गया तो जनता का राज है। ऐसे कितने अपने में से लोग होंगे जिनके गांव के अंदर कभी मुख्यमंत्री आए होंगे? कितने लोग हो ऐसे जिनके गांव के अंदर मुख्यमंत्री आए हैं? गांव बताना, ये नहीं कि आप शहर के ही हो तो निकल गए रोड से कि गांव में आए हो। 15-20 लोग है ना। अपने 1000 लोग बैठे हैं जिनकी क्लास में 15-20 लोग। ऐसा ऐसे कितने बच्चे जिनके गांव के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री आ गए? दो दो पीछे से हाथ खड़ा किया, वही झूठे और होंगे तो कि भाई खड़ा ही करना है तो खड़ा कर देते हैं ना भाई। बाकी मैंने तो मेरे गांव में देखा नहीं कभी सीएम को कि सीएम गांव के अंदर कभी आए हो। आज तो लोकतंत्र है, आज तो आना चाहिए, तब भी नहीं आ रहा है तो राजा महाराजा। और फिर आवागमन संचार के साधन भी है, गाड़ी लेके आप जा भी सकते हो। उस टाइम तो आवागमन संचार भी नहीं था। अपने कहते हैं भाई लोकतंत्र राजतंत्र में ये भी फर्क होता है कि जनता के प्रति इतना उत्तरदायी नहीं था। तो राजा कभी कभार को जाता था, यदि अब 5-7 साल में कभी चला गया तो उस समय उसको खिचड़ी खिला दी, तो वो टैक्स कौन सा हो गया? खिचड़ी। तो कुल मिला के कई टैक्स तो ऐसे थे जो कभी भी लगते, और वैसे टैक्स आज भी खूब लगते हैं। मुझे लगता है अब अपने पे 84 से ज्यादा लगते हैं, अपना ध्यान ही नहीं है ना। आप रोड पे चल रहे हो उसका भी टैक्स है, टोल टैक्स जगह जगह, थोड़े से किलोमीटर चलते ही आपको जमा करवाना पड़ता है ना। आप तो होटल में रोटी खा लो, जब आपके पास बिल आएगा तो आपको अरे छोड़ो जीएसटी, वो तो लगना ही चाहिए। उस जीएसटी के नीचे देखना, उस पर लिखा होगा स्वच्छ भारत अभियान टैक्स, 0.5% वो कटेगा आपसे स्वच्छ भारत। उसके नीचे लिखा होगा किसान कल्याण शेष, 5.5% किसान कल्याण की ओर कटेगा वो आपसे। आपको भी साहब मैंने तो ये रोटी खाई कल, उसने कहा ना ये और जमा करवाने पड़ेंगे तेरे को। आज भी टैक्स है। आप कोई सामान खरीद लो, आप दुकान से कोई सामान खरीद के लाते हो, इनडायरेक्ट टैक्स आप देते हो, है ना। इसलिए अपने में से आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं जो टैक्स नहीं जमा करवाता। आपसे कोई पूछे कि टैक्स जमा करवाते हो नहीं करो, आप कहें दिल्ली। अच्छा साबुन भी खरीदी तो टैक्स दिया, दूध भी खरीदा तो उस पर क्या दिया। ऐसा हमारे तो कोई दिन ही नहीं जाता साहब जिस दिन हम क्या जमा नहीं करवाते। तो पहले भी लगा करते थे आज भी। पर एक टैक्स था जो वाकई बहुत ज्यादा लगना शुरू हो गया था, वो था लैंड रेवेन्यू। कौन सा था भाई? वो तो रेगुलर है ना, खेती होगी, खेती पर तो आप पे टैक्स लगेगा। तो भू राजस्व बहुत ज्यादा लगता था, लिख लो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। वह यह था कि किसी टाइम में अपने यहाँ लैंड रेवेन्यू लगा करता था 1/6। कितना था भाई? मेरे यदि 60 क्विंटल बाजरा हुआ है तो 10 क्विंटल राजा को देगा। 1/6 यही होगा। 60 का 1/6 कितना हो गया? 10। तो मेरे 60 क्विंटल बाजरी हो तो राजा मेरे से ले ले 10, 120 क्विंटल हो तो राजा मेरे से ले ले 20, 90 क्विंटल हो तो राजा मेरे से ले ले 15। जितनी राजा की बनती होती लेके चले जाओ। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वो टैक्स बढ़ने लग गया था, और अब आता आता हो गया था 1/3। कितना हो गया अब? मतलब मेरे 60 क्विंटल बाजरी हुई तो राजा को कितनी देनी है? 20।
है ना। अब मेरे यदि 90 हुई तो राजा कितनी देनी है 30, तो डबल हो गई ना। पहले मुझे 10 देनी पड़ती थी, अब उसकी जगह कितनी देनी पड़ रही है 20। तो मैं इससे नाराज रहूंगा कि यार मेरे पे बुरा राजस्व है, बढ़ा दिया। फिर एक तीसरा कारण, ये इससे भी नाराज नहीं थे, इसको लेने का जो तरीका था उससे लोग नाराज थे। लिखो लाटा कुंता व्यवस्था। अब लिखो, फिर मैं समझा देता हूं। लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। जो कल वो एक भैया आपको गिन रहे थे, है ना, मैंने बीच में पूछा "अरे, क्या कर रहे हो?" तो उनका मैं काउंटिंग कर रहा हूं, है ना। काउंटिंग कर रहे थे कि आप वो लाडू देने थे, अनार। अनार आज लाडू भी तो मिले होंगे या नहीं मिले? मिल गए। तो अनार मान लो, लाडू मान लो, तो गिन रहे थे कि भाई क्लास में बच्चे कितने हैं। एक तो ये तरीका कि वो काउंटिंग करे। एक तरीका ये भी हो सकता था कि वो मेरे से आगे पूछते कि सर कितने लग रहे हैं आपको, और मैं आपको यूं देख के मतलब यार है 901 तो है। अंदाजा लगाया मैंने, क्या लगाया? एक मैं गिनूं आपको, मैं कहूं बोल बोलो भाई 1 2 3 4 बोलो, एक एक, और आपने लास्ट में बोला आप 922। ये तो काउंटिंग है। अंदाजे से मैंने कितने बताए उनको? 900। अंदाजे लगाने को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कूंतना। क्या बोलते हैं? कुंता। कुंता का मतलब होता है अंदाजा। कुंता का मतलब क्या होता है? ये घरों के अंदर कभी आप नोटिस किया हो तो घरों में मम्मी इस शब्द को खूब बोलती है। अक्सर मैं छोटा था तब मैं सुनता कि घी होता है घी। तो मान लो अपने कोई पड़ोस से घी लेने के लिए गए, पड़ोस वाले ताई जी के पास गए, और मम्मी के साथ गए। मम्मी ने उन ताई जी को जाकर घी पड़ा आपके, हमें घी चाहिए था। तुम ताई जी ने कहा पड़ा है घी, कितना है? तो ताई जी एक केतली उठा के लाए। केतली समझ गए? बर्नी डोलू जो भी बर्तन है, केतली उठा के लाए, ला के रख दिया। लो भाई हमारे तो केतली भरी हुई है। तो मम्मी ने कहा भाई कितना होगा केतली में? तो कहा कूंट लो। क्या कर लो? अंदाजा लगा लो कितना है। मम्मी ने उसको देख के कहा कि 5 किलो तो है, कि दियो, मतलब 5 किलो में ले जाओ। अब यदि 5.25 किलो है तो अपना भाग अपने, यदि 4.25 किलो तो फूटे अपने। ताई जी ने तो कितने में कूंद के दे दिया? 5 के अंदर दे दिया, है ना। ये अब तो किसान उसको भी बेचने लगे। पहले मुझे याद आता है उधर गंगानगर साइड के अंदर ये सरसों गेहूं ये निकालने के बाद इनका जो कचरा बचता, तूड़ी, तूड़ी बोलते हैं ना, आजकल तो भट्टे वाले नहीं लेके चले जाते हैं, उसके रेट मिलने लगे। पहले मुझे याद है किसान उसको यूं ही दिया करते, को ज्यादा यूं औने पौने दामों में बेच दिया करते। कचरा खूब सारा होता, गेहूं सरसों होती खूब सारी, तो कचरा ही खूब सारा होता। तो किसी किसान के खेत में वो ढेर का ढेर पड़ा है, तो ये भट्टे वाले, उस साइड में भट्टे वाले थोड़े ज्यादा ही है। कालीबंगा मेरी एक कच्ची ईंटें उस टाइम से बन रही है, तो उस साइड में भट्टे थोड़े ज्यादा है। तो कोई भट्टे वाला आता और किसान बाहर बैठेंगे, चौधरी साहब तूड़ी पड़ी है? हाँ भाई तूड़ी तो है। तूड़ी मतलब वो कचरा जो होता है ना। तो कितनी है? तो कूंत लो। अब उसने वो ढेर देकर उसने कहा 40 क्विंटल तो है कि हाँ। अब वो यदि 55 होगी तो तुम्हारी, 60 हो गई तो तुम्हारी, कम तो कभी होती नहीं थी। ऐसा कभी नहीं होगा उसमें 35 हो गई, वो ज्यादा ही निकलती थी। किसान देखता है अगर कचरा खेत से निकल जाएगा अपने ठीक है, वो देखता है कि अपने जितना कम में कम दाम के अंदर मिल जाए उतना अपने ठीक है। तो कूंतने का मतलब होता है अंदाजा। कूंतने का मतलब क्या होता है? खेत में फसलें काटते हैं अपने, खेत में मैंने फसल काटी, काटने के बाद उसकी गठरियां बनाते हैं, गठरियां बनाते हैं, गठरियां बना बना के छोड़ दी। पहले एक बार फसल काटते हैं, काट के गठरियां बना के छोड़ते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। साफ करने का मतलब है कचरा अलग और खाद्यान्न अलग, अनाज अलग और कचरा अलग। पर पहले जब उसको काट के अपने बांध बांध के गठरियां बना बना के रखते हैं सफाई से पहले, उन गठरियों को बोलते हैं लाटे। क्या बोलते हैं? गांव में कहते हैं हमारा लाटा निकाला है, लाटे पड़े हैं खेत के अंदर। तो वो जो फसल की गठरियां होती है उनको क्या बोलते हैं? लाटे। लाटों का कुंता करेंगे। लाटों का, कुंते का मतलब, लाटे मतलब फसल की गठरियां, कुंते का मतलब होता यह था कि मैं एक किसान हूं, मेरे खेत के अंदर मैंने बाजरा निकाला, बाजरा निकाल के उसकी गठरियां बना बना के मैंने रख दी। तब राजा का बंदा आता है, सामंत का बंदा आता है उधर, पटवारी। कौन आते? पटवारी जी तब के अधिकारी है। कोई आपसे पूछेगा ऐसा अधिकारी जो राजा के टाइम में भी होता है, आज भी होता है। इसलिए लोग पटवारी से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि पटवारी राजा के टाइम का अधिकारी, इसलिए दिमाग में कि पटवारी बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि ऊपर बनवारी नीचे पटवारी। ऊपर भगवान है और नीचे कौन है? या तो भगवान आपकी किस्मत बदल सकता है, या कौन बदल सकता है? पटवारी आपकी किस्मत बदल सकता है। तो पटवारी जी आते हैं, पटवारी जी वो जो लाटे पड़े हैं मेरे खेत में उनका अंदाजा लगाते हैं। और पटवारी जी कहते हैं भाई कहां तक है तुम्हारा खेत? मैं कहता भाई ये स्क्रीन तक मेरा खेत है। तो ये लाटे तुम्हारे सारे में? हाँ। तो ये लाटे यार मेरे को लगता है तेरे फसल हो जाएगी 90 क्विंटल। कितनी हो जाएगी? मैं पटवारी जी को तक ना, पटवारी जी 90 नहीं होगी, फाड़ ही नहीं आया हुआ इनके, फाड़ मतलब वो फलियां सही नहीं आई हुई इनके, इस बार अच्छी नहीं हुई थी, पानी नहीं बरसाता तो फसल कैसे अच्छी होगी, और ये 70 से ऊपर नहीं जाएगी। पटवारी जी कहते ना ना यार शानदार दिख रही। एक आधा को किसान और खड़ा रहता है, तू बता होगा, अरे जोरदार है, पूरी इसकी इसकी पड़ी है, तो 90 तो होगी। तो पटवारी जी ने लिखी अपनी डायरी में
कि भाई राजवीर के 90 क्विंटल फसल होगी, 1/3 राजा को जमा करानी है। इसका मतलब साफ करने के बाद राजवीर कितनी जमा करा देगा? 30। कितनी करा देगा? अब मैंने मेरी फसल को तोला, तोला तो वो मान लो मेरी निकली 72। कितने निकली? तो हिसाब से मेरे को देनी चाहिए 24। कितनी देनी चाहिए? पर देनी कितनी पड़ेगी? तो ज्यादा देनी पड़ी कम? मैं नाराज रहूंगा ना। तो मैं ये चाह रहा था कि लाटे का कुंता मत लगाओ, तोल लो। लाटे का कुंता मत लगाओ, क्या कर लिया जाए उसको? जबकि लाटों का कुंता लगाया जा रहा था, तोल के टैक्स नहीं। एक तो टैक्स बढ़ गया था, फिर टैक्स का क्या लग रहा था? कुंता। कुंता लग रहा था तो टैक्स क्या जा रहा था? ज्यादा। आई बात समझ? अगला लिखो, बेगार। बेगार। अगला क्या? बेगार क्या होती है? बेगार ये है कि आपकी क्लास 3 बजे होती है। 3 बजे होती है। कल आप 3 बजे आओ और आप, मैं नहीं आऊं क्लास के अंदर, नवीन जी आए और नवीन जी आके लो नीचे चलो, पास वाली बिल्डिंग में सर एक और बिल्डिंग और बना रहे हैं और घंटे पर ईंट फेंको, देखे उधर थोड़ी। और आप सारे बच्चे नीचे जाके घंटे पर वहां क्या फेंको? ईंट। और ईंट फेंकने के बाद आप नवीन जी को लो घंटे भर की मजदूरी, नवीन को थप्पड़ मारूंगा, ऑपरेट हो जाएगा, राजू सर आएंगे क्लास लेंगे। बिना पैसे लिए किसी से काम करवा लेना बेकार है। फोर्सफुली लेबर, बिना पैसे दिए किसी से जबरदस्ती काम करवाने क्या कहते हैं? ये भी हो जाता। कभी कोई किसान जा रहा है, सामने का इधर आ रहा है, लकड़ी काट, उसने लकड़ी काटी पूरे दिन, शाम ने उसका साहब मजदूरी तो करवाना है ना। नहीं जा रहा है यहाँ से, धक्को दिन बार करो, है ना। इस आदमी किसी प्रकार की मजदूरी, तो जबरदस्ती इस प्रकार से काम करवाने को क्या बोलते हैं? तो कितने प्रकार के कर? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना। एक टैक्स यहाँ पर और लगाया था 84 में, मान लो एक कर लगा यहाँ पे, चौरी कर। कौन सा कर लगा? लिखो, फिर मैं समझाता हूं। चौरी टैक्स, चौरी कर, चौरी टैक्स। कौन सा टैक्स है? चौरी कर। यहां पर एक सामंत बने थे, कृष्ण सिंह। सामंत कौन थे? कृष्ण सिंह नाम करके एक सामंत हुआ करते। उन कृष्ण सिंह ने एक टैक्स लगाया था 1903 में। कब लगाया था? चौरी बेसिकली कहते हैं अपने घर में जब शादी होती है, जो अग्निकुंड बनाते हैं उसको बोलते हैं चौरी। जिसके चारों तरफ अपन फेरे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? राजा। राजा क्या, सामंत ने कहा कि जिसके घर में चौरी बनेगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो कौन सा है? चौरी कर। किसके घर में चौरी बनेगी? जिसके घर बेटी का ब्याह। मेरी बहन की शादी तो मेरे घर में चौरी बनेगी, तो जिसके घर में चौरी बनेगी उसको क्या देने पड़ेगा? टैक्स। और ये टैक्स कौन सा होगा? किसानों ने कहा यार ये तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए पूरी तरीके से। अपना राजस्थान का रिवाज ये कहता है कि यदि बेटी की शादी हो तो लोग कन्यादान दे के आते हैं, और तू कह रहा है कि हम उल्टा लेंगे। यार ये तो होता ही नहीं। कन्या के ब्याह में तो देने के उल्टा, पहले अपने ये रिवाज था कि मान लो किसी किसान के किसी साल बेटी की शादी है, उस साल सामंत उसे टैक्स नहीं लेते। इसके वैसे खर्चा हो गया यार, रहने दो, कम कर दो, आधा माफ कर दो, अगले साल जमा करवा देना। या ज्यादातर मृत्यु भोज वाले मामलों में, कोई डोकरे मर जाते, डोकरे मर जाते तो मृत्यु भोज करने पड़ते गांव में। मृत्यु भोज करेंगे तो पैसे लगेंगे। उस साल कहते भाई कोई नहीं रे, दुख था इस बार इसके घर में, अगली बार जमा करवा देना, कम कर देंगे, थोड़ा आधा कर देंगे तेरा, जितना हो उतना जमा करवा दे। इस प्रकार का ध्यान रखा करते थे। पर अब उस सामंत ने कहा कि ना, जिसके भी घर में लड़की की शादी होगी उसको क्या जमा करवाना पड़ेगा? टैक्स। वो टैक्स कौन सा होगा? किसान इकट्ठे होके, 200 किसान इकट्ठे होके उन्होंने कहा ऐसा पापी आदमी जो कन्या के पैसे ही खा जाए, ऐसा पापी आदमी जो कन्या की शादी पे भी टैक्स लगा दे, उसके राज्य के अंदर हम रहेंगे नहीं। इसलिए 200 किसान बिजोलिया छोड़ के चले गए ग्वालियर। कहां चले गए? अपने मेवाड़ की सीमा उधर ग्वालियर के मैच किया करती थी, तो इन्होंने कहा हम यहाँ खेती नहीं करेंगे भाई, इस किसान काम क्या खेती करना, यहाँ नहीं करेंगे तो और कहीं जा कर लेंगे, मेहनत करके खानी है अपने को। तो ग्वालियर चले गए। अब जब वो ग्वालियर चले गए तो कृष्ण सिंह को बुद्धि आई, और कृष्ण सिंह को लगा कि यार किसान ही नहीं रहेंगे तो खेती कौन करेगा, और खेती नहीं है तो टैक्स किस बात का, और टैक्स ही नहीं होगा तो इनकम खत्म हो गई अपनी। तो किसानों के पास पीछे गए और किसानों जाकर चलो रे तुम, तो मैं कन्यादान और दे दूंगा, तुम वापस चलो। तुम्हारी कन्या की शादी हो तो मुझे बताना, कोई बिछिया गड़वानी हो तो मैं गड़वा दूंगा उसको, और तुम वापस जाके खेती तो कर लो। तो हालांकि ये टैक्स लगा तो नहीं था, हटा उठू दिया था, पर फिर भी अपने को याद रखना है, इस वजह से भी किसान रास्ते उन्होंने आंदोलन किया था। कब लगाया गया था? किसके द्वारा? कब लिया जाता? लड़कियों की शादी के टाइम, है ना। लिखो, चौरी कर लिख लो, फिर आगे लिखो 1903 ईस्वी में, 1903 एडी, कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था।
कृष्ण सिंह imposed this tax. यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था, या यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था. This tax was collected from farmers on wedding of their girls. यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था. This tax was collected from farmers on wedding of their girls. किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था. अगला लिखो, एक तलवार बंधाई कर. सारे किसान ही होते थे रे, दूसरा कोई काम ही नहीं था. सारे खेती करते थे, खेती वाला टैक्स सबका था ही थोड़ा बहुत, और सब पे लगाया था. पर अपने किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं इसलिए अपने किसानों का पढ़ रहे हैं. ज्यादातर जनता किसान ही थी. तलवार बंधाई कर. अगला कौन सा टैक्स है? क्या होता था सुनना देखो. एक रियासत है, इस रियासत में एक राजा है, बाकी वाले क्या है? तो मान लो ये यहां पर एक सामंत है, ये मर गया, तो अब इसका बेटा अगला सामंत बनेगा. यही होगा, सामंत का अगला जो पीढ़ी आएगी वो सामंत बनेगा. ये जब इसका बेटा सामंत बनता तब ये राजा को टैक्स देता. इस टैक्स को बोलते तलवार बंधाई. क्या बोलते? नया सामंत राजा को जो भी टैक्स दिया करता उसको क्या बोलते? होता क्या था, अपने घरों में अभी भी एक रिवाज होता है कि अपने घर में किसी की डेथ हुई तो अपने घर के सबसे सीनियर सदस्य के 12 दिन बाद पगड़ी बांधी जाएगी. पगड़ी दस्तूर होता है, सब घरों में होता है. तो पर दादाजी की डेथ हो गई तो दादाजी की डेथ हो गई तो ताऊ जी बांधते हैं. ऐसे कैसे? तो इनके भी होता कि जब नया सामंत बनता तो 12वें दिन मान लो नया सामंत बन रहा है, नया सामंत बनता तो राजा की तरफ से 2 बंदे आते. किसकी तरफ से? और वो सामंत के तलवार बांधते आके. सामंत बनता तो एकदम तलवार वाली साफा वाफा बांधता, तलवार बांधता. तो तलवार बांधने का काम कौन करते? राजा के आदमी. जब वो राजा के आदमी तलवार बांधते तो वो उनको रुपए पकड़ाता. इसको बोलते तलवार बंधाई. क्या बोलते? अच्छा, राजा के आदमी तलवार बांधते, ये इस बात का सिंबल था कि राजा ने इसके तलवार बांधी, इसका मतलब ये सामंत. राजा ने उसको सामंत मान लिया, जिसके क्या बांधी? तलवार. जिसके हाथ में तलवार पकड़ा दी वो राजा क्या है? सामंत. उसके बदले में वो राजा क्या दे दिया करता? टैक्स. इस टैक्स को क्या बोलते? कौन किसको देता है? नया सामंत राजा. क्या जनता से कोई लेना देना है? लेकिन यहां पर हुआ क्या, कृष्ण सिंह की जब डेथ हुई तो यहां पे 1906 में एक नया सामंत बनता है, पृथ्वी सिंह. कौन बनता है? अच्छा, एक दूसरा लफड़ा हुआ. कृष्ण सिंह की जब डेथ हुई थी, कृष्ण सिंह के बेटे नहीं थे. कृष्ण सिंह के बेटे नहीं थे तो फिर गोद लेके बनाओ किसी ना किसी को. तो पृथ्वी सिंह को गोद लिया था. पृथ्वी सिंह आया था जगनेर से. कहां से आया? अशोक परमार कहाँ का था? जगनेर. तो इनकी मूल फैमिली कहाँ रहती थी? जगनेर. तो जगनेर से बुलाया था. तो ये यूपी का बंदा था, ये अपने रीति रिवाज नहीं जानता था. ये यहाँ आया तो इसने कहा मैंने तलवार बंधाई राजा को दी है, मेरे खर्चा हुआ, जनता दो. जनता ने कहा आज दिन तक तेरे बाप दादाओं ने नहीं लिया, तू अचानक लगा रहा है. इसने कहा कई काम पहली बार ही होते हैं, इस बार ही हो जाएगा. आप आई बात समझ? लिखो, 1906 ईस्वी में 1906 एडी पृथ्वी सिंह ने यह कर लगाया था. पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स. पृथ्वी सिंह ने यह कर लगाया था. पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था. ये लिख लो, पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगाया था. पृथ्वी सिंह इम्पोज दिस टैक्स ऑन फार्मर्स. नीचे लाइन चेंज कर लिखो, सामान्यतः यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था. जनरली दिस टैक्स वाज गिवन टू किंग बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड. सामान्यतः यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था. जनरली दिस टैक्स वाज गिवन टू किंग बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड. सामान्यतः यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था. जनरली दिस टैक्स वाज गिवन टू किंग बाय न्यू फ्यूडल लॉर्ड्स. तो पहले बड़ी बात है, कितने प्रकार के कर? 84 प्रकार के कर. उनमें भू राजस्व है अधिक, लेने का तरीका लाठा कौनता, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पे टैक्स, और नए सामंत वाला कर. इन सब वजह से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ अपना? बिजोलिया. कौन सा आंदोलन? बिजो. लंबा आंदोलन था, खूब लंबे सालों तक चला, 44 सालों तक चला. कितने सालों तक? इसलिए हम अलग अलग फेज पढ़ेंगे. लिखो, फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज. कौन सा फेज है? फर्स्ट फेज.
सुनना देखो, यहाँ बिजोलिया में एक गांव था, उस गांव का नाम था गिरधरपुरा। कौन सा गांव है? ये जो यहां वाला इलाका था, यहां पर धाकड़ जाति के किसान रहते। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसान रहे। किसानों की जाति है धाकड़, है ना, जैसे छोरी धाकड़ है वैसे यहाँ किसान धाकड़ थे। गाना ना ऐसा कोई छोरी धाकड़, वैसे यहाँ धाकड़ कौन थे? किसान। तो किसान धाकड़, इसका मतलब ये नहीं किसान ताकतवर है, उनकी जाति का नाम ही क्या है? धाकड़ किसान। तो यहाँ गिरधरपुरा गांव में एक धाकड़ किसान थे, उनका नाम था गंगाराम जी। क्या नाम था? उनके फादर की डेथ हो गई। उनके फादर की डेथ हुई तो अपने गांव में अभी भी रिवाज है कि घर में किसी बूढ़े आदमी की डेथ हो जाए तो 12वें दिन मृत्यु भोज किया जाए, और मृत्यु भोज के कार्यक्रम में आसपास के 12 गांव टूट के पड़ते हैं, है ना, ट्रालियां भर भर के आते हैं। अब थोड़ा सा रिवाज फिर भी कम हुआ, पर गांव में तो अभी तक जिंदाबाद ही है ना, ट्रालियां भर भर के आएंगे और धाप धाप के खाएंगे, मतलब एक एक बाल्टी बूंदी खा जाएंगे। अब तो गांव में फिर भी क्या दूसरी मिठाइयां बनाते हैं, पहले गांव में मिठाई का मतलब लड्डू बूंदी थे, ये लड्डू बूंदी बनती थी, एक एक बाल्टी बूंदी खा जाएंगे, 5-5 किलो लड्डू खा जाएंगे, रोटियां गिन के नहीं खाते, चिण के खाते हैं, है ना भाई, कितनी खा जाएंगे, और यूं दाल पी जाएंगे खूब सारी, खूब खा खुआ के, और बाद में साइड में जाके पेट पे हाथ फेंकेंगे कि डालडा है देसी घी के अंदर तो बनाया नहीं। कौन से घी में बनाया? अब मंग तो तुम 5 किलो बूंदी खा गए, तुम्हारा पेट नहीं दुखेगा डालडा खाने से। पर वहां इस प्रकार की बातें होती है। फिर वहां और 12वें दिन है ना, कोई दुख वाला माहौल भी नहीं होता भाई, आपने सीधा सा है कि भाई दुख का माहौल 12 दिन तक ही है, 12वें दिन खुशी आ जानी चाहिए, इसलिए लड्डू खाते हैं भाई, मिठाइयां खाते हैं। मिठाइयां छोड़ो, शाम को पीते हैं दारू, शाम को दारू खोली जाती है, वहां कदा शीशी खोली जाए। आज तो भाई जीते दुख थे वो दुख निकल गए, अब आगे दुख करने की कोई भी आवश्यकता। अरे ये मुझे हिंदू धर्म की फिलोसफी बड़ी शानदार लगती है कि हमने ये माना कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है। हमारे डोगरे इस बात में बिलीव करते थे कि मृत्यु का मतलब यह है केवल कि इस आदमी का इस स्थान का एग्जिस्टेंस समाप्त, मैं यहां पर उपस्थित नहीं हूं, मेरा कहीं और जन्म हो गया, मेरा शरीर मरा है, मेरी आत्मा मरी नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस कहीं और है, एग्जिस्टेंस कभी भी समाप्त होता नहीं, यहां से मेरा ट्रांसफर कर दिया भगवान ने। इसलिए ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य था, इसलिए अधिक से अधिक दुखी कितने दिन रह जाओ? 12 दिन दुखी रह जाओ, उसके बाद आपको ज्यादा दुखी होना। मृत्यु भोज तुझे नहीं पता क्या होता है, तो इसका वीडियो बना रहा है? बना ढंग से बना, मैं इधर देखता हूं तेरे तरफ। ठीक रहे तुम्हारे हाथ में मोबाइल पकड़वाए, मैं जैसे ही बोलने लगता हूं फट। क्या मतलब, क्या क्या करेगा तू इसे? तू ये तो बता मुझे, क्या करता है इसको? इंस्टाग्राम पे लगाता है, रील्स बनाता है, या साथियों को किसी को और दिखाता है तू कि देखो क्या कहा सर ने मृत्यु भोज के बारे में, क्या है मृत्यु हिंदू धर्म में? मैं ऐसे यार बदनाम हो रखा हूं खूब सारा इन वीडियो से, तू और कर दे। उनमें भगवान जाने लोग क्या क्या लगा देते हैं, मेरे को तो खुद को ही नहीं समझ में आता कि यार ये क्यों लिख गए, कैसा लिख गए। तो मत बढ़ाया कर, तू इधर बात सुना कर मेरी। तो भाई ये है, तो 12वें दिन अपने तो खुशियां मना लेते हैं आराम से, तो 12वें दिन तक अपने जाते जाते खुशियां, वो दुख क्या हो जाता है? समाप्त। क्या आ जाती है घर के अंदर? ठीक है, जितना दिन होना था वो 12 दिन तक हो गया। मतलब और भी आप नोटिस कीजिए, ये ना ये चीजें इसलिए बनाई गई थी कि ताकि यार दुख की समाप्ति हो। मैं कहता हूं मान लो ये 12वें दिन ना करे तो फिर तो दुख चलता ही जाए, कितने दिन तक रहो, जो होनी होगी वो बात तो होगी। और उसमें भी है ना, आपने तो ये जो और बनाया गया कि डेली लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो दुख तो 12 दिन से पहले खत्म करवा देते हैं वो। ये आने जाने वाला इसलिए किया गया। मैं कहता हूं यदि लोग ना आए जाए तो बंदा डिप्रेशन में आगे मर जाए ना। जिस भी घर में भाई आप एक एक चीज के बारे में सोचोगे, यार गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, आप डिप्रेशन में होगे। आप लोगों से हिलोगे मिलोगे, बातें करोगे तो डिप्रेशन अपने आप क्या जाएगा? समाप्त। और उसमें भी आप गांव में तो नोटिस किया करो कि जब डेथ होती है किसी की, तो जो बैठने वाले आते हैं, जो मिलने वाले आते हैं, उनकी बातें सुना करो आप। मुझे उनकी बातें बड़ी जोरदार लगती है। केवल डेथ हुई किसी की, डेथ हुई तो जिनके घर में डेथ हुई है वो 4-5 लोग, सिर पे बाल वाल नहीं उनके, वो बैठे हुए ज्यादातर व्हाइट कपड़े में, और ऊपर भी कोई सिर पे कोई गमछा उमछा सा बांधा हुआ। 5-7 गांव वाले और बैठे हुए हैं, नौकरी हथाई करने वाले, जिनके कोई काम नहीं है जिंदगी में, वो आके वहां बैठे हुए, आगे सिगरेट बीड़ी किरचेन सुपारी, कई अखबार रखे हुए, 2-3 ऐसे रखे हुए है ना। इधर से मान लो 5 लोग कोई आए तो गाड़ी खड़ी की, जीप खड़ी की, या बस में जैसे भी आए खड़ी की, जो वो चढ़ते हैं ना वहां पे ऊपर आते हैं तब बड़े सिंसियर, उनमें एक आदमी तो आगे रहता है, बाकी 4 पीछे रहते हैं, सिंसियर। उधर वाले भी यूं राम राम, बिना राम राम यूं बस हाथ जोड़ते हैं, बैठ जाते हैं। 1 मिनट तक चुप्पी रहती है एकदम। फिर उनमें जो एक आगे आगे होता है वो उधर वालों से किसी से पूछता है कि
क्या हुआ? उधर वाले आदमी के जवाब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बेचारा ये जवाब पिछले कई दिनों से दे रहा है। मतलब आप 5वें दिन जा रहे हो तो 5 दिन से बोल ही रहा है। और वो कहता है कि रात ने 12 बजे तक तो मैं बैठा ही है। 12 बजे तक तुम सारे बैठे ही थे। फिर ये भतीजा इसने कहा मैं सो जाऊं क्या? मैंने कहा तू सो जा, मैं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं आंख बंद कर रहा हूं, तू भी सो जा भले। 15 मिनट बाद उन्होंने कहा थोड़ा इधर दर्द है। मैंने खड़े होकर पानी पिलाया, फिर मुझे लगा कि थोड़ा सीरियस है मामला, तो मैंने इस भतीजे को आवाज निकाली, रही है जीप निकाल के लाया ही था। घना दुख कौन पाया। अगला वापस पूछता है कि पहले कोई बीमारी? 10 साल पहले एक बार अटैक आया। तो नॉर्मल वो वैसी बात। इतने में 2-1 बातें पूछता है वो बंदा। इतने में उधर से उधर वाले जो उनके गांव वाले और बैठे रहते हैं, वो उनको पूछते हैं भाई कौन से गांव से, पहचानते नहीं कौन से गांव? तो कहते भाई हम फलाने गांव से आए, दूसरे गांव। तो उधर वाला कहता है सरपंच का चुनाव हो गया? वो ध्यान बटाना है, हटाना है वहां से, हम ध्यान भटकाना है। तो वो कहते हैं हाँ हो गया सरपंच चुनाव। कौन जीता? तो अगला कहता है भाई फलान जी जीते। तो कहता है उनके वोट ज्यादा है क्या? मान लो किसी जाति का नाम लिया, उनके वोट ज्यादा है? तो कहता है ना वोट तो अपने हैं ज्यादा। तो फिर वो कैसे जीत गए? अपरला 4 खड़ा हो गया। अपने वाले कितने खड़े हो गए थे? और मुझे गांव में लोकतंत्र बहुत अच्छा लगता है। गांव में जिस जाति के वोट ज्यादा होते हैं उनका सरपंच कभी नहीं बनता, है ना? तब मुझे और लगता है कि ये जब कहते हैं ना कि जातिवाद शिक्षा से समाप्त हो जाएगा, मुझे तो उल्टी बात। सबसे कम जातिवाद सरपंच वाले चुनाव में, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं। वो तो उल्टे ताक में रहते हैं कि आपकी जाति वाले ने किसी ने पैसे कमा लिए, तो गांव वाले कहते हैं अब की बार आने दो, इसके 30-35 लाख का कुंडा नहीं करवाया तो हमें भी क्या याद रखना है। वो मुर्गा पकड़ के रखते हैं पक्का तैयार। और सबसे अधिक जातिवाद यूनिवर्सिटी वाले चुनाव में, जो कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बस इसका मतलब शिक्षा से तो जातिवाद समाप्त है। आप या वरना आप ये मान लीजिए कि सर हमारे में अभी तक शिक्षा नहीं है, ये साक्षरता आई है। हम लिखना पढ़ना सीखे हैं, शिक्षा का महत्व बहुत बड़ी चीज होती है, वो अभी तक हम सीखे। तो मतलब बहुत वो अलग से माहौल के अंदर हो जाता है, तो वहां दुख से ध्यान भटकाते ही हैं अपने। तो वो का वो यहाँ था कि गिरधरपुरा नाम का गांव है, गंगाराम जी धाकड़ के घर पर इस प्रकार का वो मृत्यु भोज का कार्यक्रम है, और किसान इकट्ठे हो रखे। मृत्यु भोज वाला कार्यक्रम हुआ, साइड में जाके कहीं बातें कर रहे थे, तो वहां किसान आपस में बात कर रहे हैं कि यार 84 को टैक्स दिए जाते। इतने में कोई दूसरा बोला गया टैक्स तो बाकी वाले तो लगे नहीं लगे, पर ये भू राजस्व कितना बढ़ा दिया है, लैंड रेवेन्यू को इतना इतना लिया जाता, 1/6 लगता था, आजकल कितना कर दिया 1/3। कोई तीसरा बोला कि 1/3 ही दे रहे, कोई साहूकारी से ले तो ये तो लाटे कुंते लगाते हैं, तोल के ले लो 1/3 दे देंगे। लाटे कुंते में तो कभी ये तो 1/3 से भी ज्यादा चला जाता है, अपना तो 1/2 के आसपास जाने लगे। चौथा कोई बोला कि यार बेकार बिना पैसे दिए यार जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। वैसी बातें कर ही रहे थे, तो इस गांव के अंदर एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे। उन लाइब्रेरियन का नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? साधु सीताराम दास नाम करके एक आदमी थे। कौन थे? लाइब्रेरियन। कौन थे ये? लाइब्रेरी चलाया करते थे वहां पर। ये गए और अब साधु टाइप के आदमी थे, लोगों ने धोख दी, मारा जाए मारा जाए। उन्होंने पूछा और भाई कैसे क्या इकट्ठे रखे हो, क्या दुख है आज, इतनी बातें कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब आपसे कौन सी छुपी हुई बातें हैं, 84 कर है, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, लाटे कुंते और लगाते हैं, बिना पैसे दिए काम करवाते हैं, तंग आ रखे हम तो इस राज से। कौन लगा रहा है भाई तुम पर ये सब की? कृष्ण सिंह। कौन लगा रहा है? बिजोलिया का सामंत कौन था उस समय? कृष्ण सिंह। तो उनका यार तुम इस कृष्ण सिंह की शिकायत कर दो। तो उनका किसको? बाबो सन का बाबन कुण का। बाबा सबको धमका सकता है, बाबे को कौन धमका सकता है? सामंत को कौन धमका है? सामंत सबको धमकाता है कि राजा। सामंत के ऊपर कौन होता है? और तुम तो राजधानी जाओ, राजधानी थी उदयपुर, राजा थे फतेह सिंह। राजा कौन थे? तो महाराणा फतेह सिंह जी के पास जाओ और फतेह सिंह जी को जाके कहो कि कृष्ण सिंह हमें इस प्रकार से तंग करता है। फतेह सिंह जी तुम्हारी बात सुनेंगे और इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, इसको धमका देंगे अपने आप। उनका पक्का? साधु सीताराम दास ने कहा पहले इस्तेमाल करो, एक बार करके तो देखो तुम। तो किसानों ने कहा ठीक है। तो किसानों ने अपने 2 समझदार आदमी शिकायत करके भेजे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। कौन कौन नाम बताओ देखिए? नानजी पटेल और कि भाई नानजी और ठाकरी तुम जाओ और फतेह सिंह जी को जाकर किसकी शिकायत करके आओ? कृष्ण सिंह। किसकी करके आओ? तो किसानों की तरफ से कौन कौन गए? किसके कहने पे? किसके पास गए? फतेह सिंह जी ने मुलाकात की। फतेह सिंह जी मुलाकात करके हाँ भाई बताओ क्या समस्या है? इन्होंने भाई साहब ये समस्या है। फतेह सिंह जी ने कहा भाई पहले मैं जांच करवाऊंगा। क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो यार। साहब करवा लो जांच। तो एक जांच अधिकारी भेजा, हामिद। कौन भेजा?
हामिद को कहा गया हामिद तू जा और जाके जांच करके आ। पर भाई जांच पहले भी वैसे ही हुआ करती जैसे आजकल होती है। अभी भी तो जांच होती है। अपने किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन हटाया, तब सरकार ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, कमेटी बनी और कमेटी किसानों की मांगे मान लेगी। अब तक आ गई रिपोर्ट? नहीं आएगी, कई साल ही नहीं आएगी। स्वामीनाथन कमेटी भगवान जाने कब बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक तो लागू हुई नहीं। तो पहले जांचें ऐसी ही हुआ करती थी जैसे आजकल होती है। हामिद आया, इसने जाके रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन उस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पहले चरण में किसानों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। बस ये है कि किसानों में जागरूकता जरूर आ गई थी। क्या आ गई थी? नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। अब तक चुप बैठे थे, अब कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, हाथ पग तो मार ही रहे हैं अपने। लिखो देखो, धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया था। धाकड़ फार्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड गिरधरपुरा, फ्रॉम विलेज नेम्ड गिरधरपुरा। गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन शुरू किया था। लाइन चेंज करके लिखो। साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ साधु सीताराम दास, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल एंड ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल, नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल किसानों की शिकायतें लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेज ऑफ फार्मर्स। किसानों की शिकायतें लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेज ऑफ फार्मर्स। किसानों की शिकायतें लेकर महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेट महाराणा फतेह सिंह विद ग्रीवेंसेज ऑफ फार्मर्स। लाइन चेंज करके लिखो। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद को जांच अधिकारी बनाया गया। हामिद वॉज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर। हामिद आया, चिमटा लेके वापस चला गया। आप में से किस किसने कहानी पढ़ रखी है हामिद का चिमटा? कौन सी कहानी है वो? क्या नाम है? ईदगाह। क्या नाम है कहानी का? किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी कहानी का नाम क्या है? और हामिद की दादी का नाम क्या होता है? दादी अमीना। क्या नाम होता है? दादी अमीना की जली हाथ जल जाता है, अंगुलियां जल जाती है, इसलिए मेले में जाता तो क्या लाता है? चिमटा लाता। जिन नहीं पढ़ रखी वो पढ़ना रहे। मतलब आप भारत में रहो और प्रेमचंद जी को नहीं पढ़ो, इस बात पर आपकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। लिखो। इस चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन दिस फेज। इस चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन दिस फेज। इस चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली। फार्मर्स डिड नॉट गेट मोर सक्सेस इन दिस फेज। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। लोकल लीडर्स लेड मूवमेंट। नाम लिख लो स्थानीय नेताओं के। क्या नाम लिखे हैं बताओ देखे? प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। क्या क्या नाम है? प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण और, कल पढ़ेंगे बाकी।